नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिज़ाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं गोविंद सिंह यादव एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम गपशप में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हर बुधवार को रात 10 बजे और संडे को रात 10 बजे हम गपशप करते हैं, बातें करते हैं। कोई ना कोई शख्स होता है जो हमारे साथ होता है, हमारे बीच होता है। कभी वो थिएटर से, तो कभी वो डांस से, कभी वो म्यूजिक से, कभी वो राइटर, तो कभी मतलब डांसर। तो ये प्लेटफॉर्म हमने सोचा कि अगर नाट्य शास्त्र की बातें करें तो उसमें सब कुछ मिक्स होके, कि डांस भी है, म्यूजिक भी है, बैक स्टेज भी है और थिएटर भी है। तो सबके मिलने पे नाट्य शास्त्र बनता है। उसी तरह हमने इसको प्लान किया और आज हमारे बीच हैं श्री अनूप जोशी जी। आप भोपाल से हैं और आप अभिनेता हैं, आप डायरेक्टर भी हैं। आपने बैक स्टेज बहुत सारा काम किया है और आपने फिल्मों में काम किया, सीरियल में काम किया। मतलब आपकी बहुत लंबी सी यात्रा है थिएटर को लेके और आपको थिएटर से बहुत ही प्यार है, इसलिए थिएटर में लगातार इतने सालों से अनु जोशी जी लगे, जिनका नाम जिनको हम सारे लोग बड़े बड़े प्यार से बंटी भैया बोलते हैं। बहुत बार बंटी भैया से मिला, उनको एक्ट करते हुए देखा है और उनको लाइट करते हुए देखा है, बैक स्टेज को पूरा संभालते हुए देखा है। मतलब उनके बहुत सारे रूप है। वो बहुत अच्छा म्यूजिक को समझते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो चलिए आज मिलते हैं अनु जोशी जी से और इनसे बातें करते हैं कि जब वो भोपाल में थिएटर कर रहे थे तो वहाँ किस तरह का थिएटर होता था और आज तक में क्या अंतर आया है। तो चलिए मिलते हैं। नमस्कार बंटी भैया। नमस्ते 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 गोविंद। अब हाँ, अरे थैंक यू। आपने मतलब एक बार मैंने बोला बंटी भैया प्लीज आ जाओ, आपने कहा हाँ चलो गप मारते हैं। नहीं नहीं, बहुत ये मजा आया, बात ये करने का सबसे ही मजा बढ़िया है अभी था। तो अभी इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती कि हम बात करें, क्योंकि सब अकेले अकेले हैं, घर में हाँ हैं, मतलब मैं न कोई काम न कुछ नहीं, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि बात करें। वो सबसे बढ़िया शो है। तो मुझे लगा एक शो करने का मौका मिलेगा मुझे, तो चलो ये नहीं छोड़ूंगा मैं, इसलिए एक बार में यहाँ कर नहीं लिया। बिल्कुल। नहीं नहीं, हम मैं तो आपको बहुत फैन रहा हूँ। जब मैंने आपका प्ले थैंक भारंगम में देखा था, यू। अभी आपसे कुछ देर पहले बात भी कर रहा था कि वो जो हाँ विभा दी ने प्ले डायरेक्ट किया था और आप उसमें एक्ट करते थे, वो कमाल ही था। मतलब इतना सुंदर था कि मुझे आज तक, सोचिए बहुत बहुत साल हो गए और आज भी मुझे याद है। मतलब बंटी जी भैया, मतलब वो प्ले उसकी छाप नहीं, कितनी अच्छी पड़ी हुई है। जी जी जी, तो बिल्कुल सही। तो अभी मैं वही कह रहा था कि आपने इतने सारे काम किए, एक्टिंग भी की, डायरेक्शन भी किया, बैक स्टेज भी किया, फिल्में भी की, सीरियल भी किया, इतना जी सारा कुछ। और थिएटर से अभी भी उतना ही लगा हुआ कि थिएटर में काम मिले तो हम थिएटर में पहले कर लेंगे। जी। तो बंटी भैया आपने भोपाल से शुरू किया, तो जब आपने शुरू, कैसे शुरुआत हुई? घर में कोई था या किस तरह से लगाव बना? और भोपाल में उस समय किस तरह का रंगमंच होता था और आज क्या डेवलपमेंट है वहाँ का? अ, मेरी शुरुआत एक्चुअली मतलब मेरे पैदा होने से है। वो ऐसे कि मुझे भगवान ने एक कला मेरी पैदाइश के साथ दी थी, और वो थी म्यूजिक। कि मैं सारे रिदम इंस्ट्रूमेंट्स बजाना पहले से जानता था। उसका एक वाकया है कि मैं जब बहुत छोटा था, शायद मैं तीसरी या चौथी में पढ़ता था, तो मेरे मोहल्ले में गणेश उत्सव और ये जो दुर्गा उत्सव होते हैं, इसमें प्रोग्राम भी होते थे। तो उसमें एक ऑर्केस्ट्रा था और मैं मेरी माताजी के साथ वो देखने गया, और वहां मैं बैठा था, और एक जो आदमी ऑर्केस्ट्रा में था वो बोंगो बजा रहा था। तो मैंने मेरी माँ से बोला कि मैं वो बजाऊंगा। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, तुम थोड़ा सा बैठो अभी चुपचाप, अभी वो चल रहा है प्रोग्राम, देखो। तो मैं जिद्दी बहुत था, तो मैंने कहा नहीं, मेरे को बजाना आता है, मैं बजाऊंगा, आप मुझे ले चलो। तो मम्मी ने मेरे को बोला कि प्रोग्राम खत्म होने दो, उसके बाद ले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। प्रोग्राम खत्म हुआ, मम्मी ने कहा चलो घर। मैंने कहा नहीं, मेरे को आप स्टेज पे ले जाओ, वो मैं बजाऊंगा। तो मम्मी मुझे वहां लेके गई और उनसे रिक्वेस्ट करी कि ये बच्चा जिद पकड़ लिया है, इसको थोड़ी देर आप हाथ में दे दें और बजाएगा ये। तो उन्होंने ऐसे हाथ में वो पकड़ लिया बांगो, और मैंने ऐसे खड़े होकर बजाया उसको। तो मैंने जो भी थोड़ा बहुत बजाया, तो उस लड़के ने मेरी माँ से बोला कि इनको तो आता है बजाना, इनको आप लाके दीजिएगा ऐसे करके। वो पहली शुरुआत थी एक तरीके से। उसके बाद मैं ऑर्केस्ट्रा में जाने लगा, और बहुत छोटा था।
और मेरे घर में व्यस्तताएं थी और बाकी लोग नहीं थे कोई इसलिए, लेकिन मैं मुझे पता पड़ता था तो मैं कितनी भी दूर हो मैं पहुंच जाता था और मैं स्टेज पे सीधा जाके बैठ जाता था। किसी का भी प्रोग्राम हो मुझे मतलब नहीं होता, मैं स्टेज पे जाके बैठ जाता था और इतने लोग पहचानने लगे थे कि वही रात में मैं सो भी जाता था। तो लोग मालूम है कि वो मेरे को गोद में उठा के मेरे घर में छोड़ाते और मेरे माता पिता को कोई चिंता नहीं थी, उनको मालूम था कि भोपाल में कहीं भी रहेगा ये, कोई ना कोई इसको छोड़ जाएगा घर। इस तरह से मेरा वो ऑर्केस्ट्रा शुरू हुआ। वहां से फिर स्कूल में थोड़ा बहुत किया, स्कूल में नाटक भी किए, डांस भी किया, जो भी करता था। फिर मेरी रुचि थोड़ी सी जो है डांस की तरफ ज्यादा थी उस समय, तो मैंने एलबीटी ज्वाइन किया, लिटिल बैले ट्रूप, जो कि उदय शंकर जी के डिसाइपल थे, प्रभात गांगुली और कुलवर्धन जी, और उसी का एक हिस्सा रंग विदूषक है बंसी जी वाला। तो वो मैंने वो ज्वाइन किया, 1 साल मैंने वो किया। फिर मुझे लगा कि क्योंकि मेरे 11th बोर्ड आ गई थी, ये 9th और 10th की बात है, जब मैंने एज ए प्रोफेशनली मैं सुबह 7 से 9:30 स्कूल जाता था, मतलब 4 पीरियड स्कूल के अटेंड करता था और हाफ रेसेस जो होती थी उसमें मैं स्कूल से भाग जाता था और वो बता के जाता था। उस समय स्कूलों में इतना सख्त नहीं था जो आज की तारीख में है। तो हमारे को 8th क्लास में मैंने ये जरूर तय कर लिया था कि मेरे को पढ़ाई लिखाई मेरे लिए सेकेंडरी है, मेरा पहला काम मेरा ये नाचना गाना नाटक यही सब कुछ। ये मैंने घर वालों को भी बोल दिया था और मेरे स्कूल में भी बोल दिया था, सर मेरे को पढ़ना है बस सिर्फ इसलिए कि मैं पढ़ा लिखा कहलाऊं, बाकी मेरी कोई रुचि नहीं है, ना मुझे नौकरी करनी है, ना मुझे कोई ये फायदा दे, मुझे तो ये करना है। तो इस वजह से मेरे को स्कूल वाले भी नहीं छेड़ते थे और मैं 4 पीरियड अटेंड करके 10 से 5 में डांस करता था और शाम को 6 बजे अपने घर पहुंचता था, सुबह 6:30 बजे का निकला हुआ। ऐसा मेरा ये रूटीन था। वो किया 1 साल, उसके बाद फिर मैंने वो छोड़ा क्योंकि 11th बोर्ड आ गया था, घर में थोड़ा प्रेशर था कि भाई 11th बोर्ड आ गया, कुछ करो, हो गया तुम्हारा नौटंकी बचपना जो था, अब थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी पानी कुछ करना होगा। लेकिन मेरा मन तो उधर ही था। तो मैं फिर ये जो थिएटर के छोटे छोटे ग्रुप थे, हमारे यहाँ मंच एक ग्रुप था, बहुत उस समय काफी अच्छा काम करता था, एक साथ उसमें करीब 150-200 लोग काम करते थे, 3-3 4-4 नाटक की रिहर्सल एक ही जगह होती, वो मैंने किया वहां पे। फिर रंग विदूषक में गया, बद्दी जी उस समय नए नए भोपाल आए थे, तो उनके साथ एक नाटक किया और एक नाटक मैंने अलग जी के साथ किया। और उसके बाद कुछ भारत भवन में एक शो था और उसमें ये हुआ था कि हमारे जो म्यूजिशियन थे वो मणिपुर के थे, लेकिन वो किसी कारणवश आ नहीं पाए थे, तो उनको अचानक से जरूरत पड़ी, तो किसी ने मुझे भी खबर दी कि यार वहाँ कैजुअल आर्टिस्टों के लिए इंटरव्यू है, आप चले जाना, कारण जी लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैं चला गया सुबह, वहाँ पे जो म्यूजिक के हमारे हेड थे अमोद भट्ट जी, वो बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि अरे चलो आए हो तुम, अभी बाबा आएंगे और वो लेंगे। तो बाबा आए, उन्होंने जो भी हम लोग 8-10 लड़के थे उनसे सबसे बजवा के देखा उन्होंने, और फिर वो चले गए। फिर अमोद जी आए, अमोद जी ने मुझे और एक उनका भाई था जो कि क्लासिकल सीखा हुआ था और डम बजाता था, उन दोनों को रोक लिया, बाकी सबसे कहा कि आप लोग जा सकते हैं, ये दो रुकेंगे। फिर मुझे कहा गया कि आपको बजाना है और परसों शो है। अब घासीराम कोतवाल का शो जिसमें हर 1 मिनट में एक क्यू आता है और 2.5 घंटे का नाटक, 2.5-3 घंटे का नाटक, और हमारे पास से सिर्फ मतलब 2 दिन जिसे बोलना चाहिए, और 2 दिन बाद हमारा शो है। और उसमें क्या हुआ कि जो क्लासिकल गाने थे वो सब अमोद जी के भाई के पास चले गए, क्योंकि वो क्लासिकल बजाता था, तबला जानता था, वो सब। मुझे कुछ भी मात्रा वात्रा का कोई ज्ञान नहीं है, मेरा ये सिस्टम है आप गाना गाओ, मैं कोई ताल बजा दूंगा जो मिलेगी। अब उसमें कितनी मात्रा बन रही है इससे मुझे नहीं मालूम, 7:30 बज रही है या 8:30 बज रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपका सम आएगा ये मेरी गारंटी। अब वो कैसे आएगा वो मैं नहीं बता सकता आपको टेक्निकली। तो मेरे को क्राउड वाले जो बड़े इंस्ट्रूमेंट थे कि बड़ा ढोल था, वो जो एक खोल होती है मट्टी की, वो बजाना था, वो नकारा वगैरह, वो सब मुझे मेरे हिस्से में आ गया, मतलब वो सारा क्राउड को लीड करने वाले इंस्ट्रूमेंट थे। अब मैं फंस गया उसमें। एक सिस्टम था बाबा ने बनाया था कि 2 बीट देते थे कि टक टक, और सारा क्राउड गाता था कि मथुरा जी, मतलब सब एक साथ गाने के लिए वो टक टक देना इंपॉर्टेंट था। अब वो बार बार आए और मैं अगर स्क्रिप्ट देखूं तो उधर चुप जाए, अगर याद करूं तो इतनी जल्दी याद भी संभव नहीं था। खैर जिस दिन हमारा फाइनल शो था उस दिन मॉर्निंग में रिहर्सल हो रही थी, तो जो नाना का रोल कर रहे थे मेरे सीनियर थे, वो थोड़े से चिढ़ गए, बोले यार ये कहाँ से किसी बच्चे को पकड़ लाए, क्योंकि मैं उस समय सिर्फ 16 साल का। बोले पता नहीं कहाँ से पकड़ लाया तुम यार, मतलब किसी अच्छे आदमी को लाना था या फिर उसको शो को कैंसिल करना था, अब इसको तो याद ही नहीं है, और बोले कैसे होगा शो, शाम को खराब हो जाएगा ये। मुझे वो बात बहुत हर्ट कर गई, और मेरी एक आदत है कि मैं हारना नहीं चाहता और किसी की डांट नहीं सुनना चाहता, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा मैं कोई काम न करूँ जिससे मुझे कोई डांटे। तो मेरे मन में एक बहुत जरा बेचैनी कि कैसे भी करके मुझे ये शो अच्छा करना है, और वो रिहर्सल देखते देखते समय ही मेरे मन में एक
तरकीब समझ में आई, और वो तरकीब मैंने जो मेरे उसमें सूत्रधार का रोल करते थे द्वारका भाई, जो कि हबीब साहब के ग्रुप से आए थे, वो भी फोक आर्टिस्ट थे, अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत बहुत अच्छे एक्टर थे। तो वो मंजीरा गले में लेके उस मंजीरे से ऐसे खेलते रहते थे, कुछ कुछ करते रहते, वो मेरे को दिखा। तो मैं जब रिहर्सल खत्म हो गई उनके पास गया, मैंने कहा भैया ऐसा ऐसा है कि आप भी पूरे क्यों देते हो सूत्रधार हो, तो आप ऐसा करा करो जब भी वो क्यों आए तो अपने जो राइट हैंड का जो मंजीरा है इसको आप खोल देना, ऐसा कर देना। तो बोले ये तो चीटिंग है। मैंने कहा जो भी है, लेकिन ये इसके बगैर मेरा नैया पार नहीं लगेगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि वो कर देना। बोले ठीक है बेटा मैं कर दूंगा। अब वो 2.5 घंटे मैंने सिर्फ वो जो ये कलाई से लेके हाथ का पंजा था उसके अलावा मैंने नजर कहीं से नहीं हटाई, और वो जैसे ही वो खोलते थे उसको और मैं टक टक दो रिदम बजा देता था और क्राउड चालू हो जाता था। पूरा शो हो गया, मेरा एक भी क्यों मिस नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक हमारी रिव्यू मीटिंग हुई जो बाबा लेते थे, तो बाबा ने बोला कि आपने बहुत अच्छा किया, हमारी मदद करी, हमारे को कैजुअल आर्टिस्ट के रूप में मदद करी, हमारी जरूरत थी, और बोले आपने कल एक भी क्यों मिस नहीं किया। तो वो कैसे किया। तो उस समय मेरी समझदारी और मेरा अपना घमंड आ गया मुझे। तो मैंने ये कहा कि मैंने कहा बाबा वो मैंने याद कर लिया। बोले नहीं बेटा वो कैसे याद किया बताओ मुझे। मैंने कहा नहीं बाबा वो याद कर लिया। तो बोले नहीं झूठ मत बोलो, मेरे बाल पूरे सफेद इसी में हुए, दुनिया का कोई आदमी इतनी जल्दी याद कर ही नहीं सकता इसको, लेकिन एक भी क्यों मिस नहीं किया। तो वो क्या किया तुमने वो मैं जान के रहूंगा और वो बताना पड़ेगा। तो मैंने अंदर ही अंदर सोचा कि ये बहुत पहुंचे हुए हैं, इनसे पार नहीं पा सकते, सच बोलो। तो मैंने फिर उनको किस्सा बताया कि वो द्वारका भाई जो मैंने कहा था वो मंजीरा ऐसा कर देते थे, मैं 2 रिदम बजा देता था और 2 बीट बजा देता था, उस बीट से पूरा क्राउड गाता था, बस ये। उसी समय पूछा बोले रंगमंडल में आना चाहते हो परमानेंट। मैंने कहा हाँ। तो बोले कैजुअल रखूंगा मैं तुमको पहले। मैंने कहा ठीक है सर। बोले 6 दिन का पैसा मिलेगा, 7वां दिन का नहीं दूंगा। मैंने कहा ठीक है, और 250 रुपये महीना दूंगा। मैंने कहा ठीक है। बोले आ जाओ कल से। और फिर एक बुलाया उन्होंने ऑफिस वाले को, उससे एक पोस्ट क्रिएट करी उन्होंने, उस समय तक पोस्ट नहीं थी, एक रेगुलर कैजुअल के नाम से एक पोस्ट बनाई, और वो रेगुलर कैजुअल की पोस्ट पे मुझे अपॉइंट किया। सप्ताह में पूरे 6 दिन मुझे आना है, और इस तरह से मेरी रंगमंडल की शुरुआत हुई। और उसके एक साल बाद मैंने फिर उसमें इंटरव्यू दिया, फिर इंटरव्यू में सेलेक्ट होकर फिर मैं वापस रंगमंडल को कंटिन्यू किया, और उसके बाद 16 साल मैं रेपरटरी में रहा। तो ये यहाँ तक रहा, और उस बीच में जितना रेपरटरी का काम था वो किया, और उसके बाद फिर जब रेपरटरी बंद हो गई तब मैंने अपना ग्रुप बनाया है और अपने ग्रुप से शुरुआत की। उस समय भी एक समस्या थी मेरे पास कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं 16 साल दे चुका था, मेरा एक समय भी निकल चुका था, और बंबई मेरी कभी इच्छा थी ही नहीं। मतलब मैंने पहले से सोच रखा था कि बंबई मुझे जाना नहीं, मुझे मेरे शहर से बहुत प्यार है, अपने शहर में, और अपने शहर में ही रहना चाहता था। तो जब मेरा ये खत्म हुआ मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, और उस समय एक थोड़ा सा पैसे की जरूरत तो होती है, उस उम्र में पहुंच गया था। तो मैंने कहा क्या करूं, कैसे करूं। ग्रांट भी मेरे को नहीं आता लेना कि कैसे सरकार में करते हैं क्या करते हैं, तो मैंने नहीं ली थी उस समय, अभी तक नहीं है मेरे पास। तो मैंने फिर ये सोचा कि क्यों ना बॉम्बे को मैं यहाँ लाऊं। तो मैंने अपने दोस्तों से जब बताया तो लोगों ने कहा तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि नौकरी चली गई तुम्हारी। तो बोले तुम पागल जैसी बात कर रहे हो, बम्बई कैसे आएगा। मैंने कहा आएगा, मैं कोशिश करूँ। और फिर मैंने कोशिश करी कि बम्बई के लोगों को, जो मेरी दोस्ती यारी जो भी थी, उनसे मैंने ये कोशिश करी कि वो लोग आके, मेरा शहर है बहुत सुंदर है और आर्टिस्ट भी हैं और सब हैं, एक तहजीब वाला शहर है, तो मैंने कहा यहाँ आके आप शूटिंग करिए और मैं आपकी मदद करूँ एज ए लाइन प्रोड्यूसर। मतलब सब परमिशन, उनका सारा अरेंजमेंट, मतलब कैसे भी करके शूटिंग नहीं रुकेगी वो मैं करूँगा, एक्टिंग छोड़, क्योंकि मुझे मालूम है वो यहाँ एक्टरों को सिर्फ 1-1.5 लाइन का रोल देते, तो वो मेरे को करने में कोई रुचि नहीं थी। मैंने थिएटर में पूरी मेरी भूख निकल जाती है। तो मैंने फिर वो काम शुरू किया, और वो काम लकीली मेरा चल निकला। तो शायद मैं ही इकलौता ऐसा आदमी हूँ हिंदुस्तान में जो थिएटर की ग्रांट फिल्मों से लेता। कि आज भी मैं साल में 2-4 फिल्में कर लेता हूँ, जिससे मेरा थिएटर का खर्चा, मेरा खुद का खर्चा और सब खर्चे मेरे निकल जाते हैं। और मैं करता नाटक। मैं बम्बई उस तरह से कभी नहीं गया, बम्बई गया हूँ लेकिन कभी काम करने नहीं गया, वहां रहा नहीं मैं। वही लोग मेरे पास आते हैं और यहाँ मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि भैया ये परमिशन दिला दो, भैया ये करवा दो, भैया ये करवा दो, और मुझे एक अच्छा खासा पैसा मिलता है उससे। मैं जिससे नाटक भी कर पा रहा हूँ और कोई बंदी खत नहीं है मेरे पे, तो मेरे साथ बढ़िया काम। ये फिर मैंने शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर फ्लाइट में, और कारण जी हमेशा कहा करते थे जब रेपटरी में थे कि आपको सब आना चाहिए, तो हमें लगता था। एक बार उन्होंने एक कुली को बुलाया था, वो कुली से वर्कशॉप कराई,
तो हम लोग बड़े मतलब ताजुब में थे कि यार ये क्या तरीका, मतलब है होली की वर्कशॉप हम क्यों करेंगे। तो फिर उन्होंने बताया कि जब आप रेpertoire छोड़ोगे, अपना ग्रुप चलाओगे और कहीं मान लो आपके पास पैसा नहीं है तो क्या सामान छोड़ दो, तो आपको वो ट्रंक उठाना आना चाहिए। उठाओ मत, उठाना नहीं है आपको, लेकिन आना चाहिए। सामान तो नहीं छोड़ जाओगे ना प्लेटफॉर्म पे, लेके तो जाना ही होगा। और वो कहेगा कि मुझे 2,000 रुपए चाहिए, तो कहाँ से दोगे 2,000? नहीं है तो फिर क्या करोगे, सामान छोड़ दोगे। तो बोले वो आना चाहिए। तो वो मेरे को एक बात लग गई। और एक और इंसिडेंट था कि मैंने फ्रिट्स बेनेविट्स ने हमारे यहाँ वो इंसाफ का घेरा एक प्ले डायरेक्ट किया था। उसमें मैं 13 छोटे छोटे रोल करता था, 13 रोल करता था, छोटे छोटे रोल करता था, बहुत छोटे छोटे रोल। एक रोल में मैं एक तरफ से एग्जिट करता था और दूसरी तरफ से जब एंट्री लेता था मेरा कॉस्ट्यूम पूरा बदल जाता। उसमें मैं धोती कुर्ता पहना रहता था, वहां से जब आता था तो अंगरखा, चूड़ीदार पजामा और कमरबंद और साफा पहनना होता। तो साफा पहनने के लिए मेरे सीनियर वो आते थे जो मेरे पगड़ी बांधते थे, मेरे को आती नहीं थी। तो उस दिन वो आए नहीं, तो मैं जल्दी में था, मैंने अपने हाथ से लपेटा और चला गया। लेकिन वही 2 डायलॉग के बाद वो खुल गई, गले में पूरा फैल गई। मैंने उसको समेटा समेटी करी और कर गुरा के निकल के आ गया बाहर। लेकिन कारण जी चूंकि शो देखते थे और हर शो के बाद हमारा एक रिव्यू मीटिंग होती, उसमें उन्होंने मुझे बहुत डांटा। और चूंकि उम्र में छोटा था तो वो डांट का बहुत बुरा लगा। मैंने उनको जवाब भी दिया उसको पलट के। मैंने कहा बाबा हमारा काम हमको थोड़ा आता, हम तो शहर के लड़के, हमें थोड़ा आता पगड़ी उगड़ी बांध। तो हमने तो उनको बोला था, वो आए नहीं। तो बोले उनको क्या तुम्हारी नौकरी के लिए रखा है कि तुमको पगड़ी पहनाएगा? बोले तुमको तुम्हारा काम आना चाहिए। तो मुझे गुस्सा भी आता था बहुत। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, कल के शो में मैं अपने हाथ से बांधूंगा चाहे कुछ हो जाए, और नहीं खुलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। और वो मीटिंग खत्म होते से ही मैं ग्रीन रूम में गया और रात के करीब 9:30-10 बज रहा था। और मैंने वहीं से एक पीछे वार्डरोब से एक साड़ी पुरानी इशू कराई। और रात भर 10 बजे से लेकर सुबह जब हमारी 8 बजे हमारी म्यूजिक क्लास होती थी, तब तक वो रात भर मैं बांधता रहा और खोलता रहा, लगातार बांधता रहा। तो सुबह तक ये था कि एक छोटा मोटा शेप आ गया था उसका। उस दिन शो वाले दिन मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा तुमसे बनवाऊंगा नहीं, मैं आना नहीं, जो भी मेरे साथ। और मैंने अपने हाथ से बांधी, वो अच्छी नहीं बंधी लेकिन खुली नहीं। तो बाबा ने फिर रिव्यू मीटिंग में कहा और उस समय मेरी तारीफ करी कि यार इसने मेरी चैलेंज दिया और अब मैं इससे वादा करता हूँ कि 7 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर मैं एक राजस्थान से एक पगड़ी एक्सपर्ट को बुलाऊंगा और वो वर्कशॉप करेगा। और विद इन 6 डेज वो एक आदमी आया और उसका हाथ मैंने ऐसा पकड़ा कि आज आप कोई भी मेरे को एक फोटो दिखा दीजिएगा, मुझे हार्डली 2 मिनट लगता मैं पगड़ी बांध देता, क्योंकि मेरी जिद थी। और मुझे आज भी लगता कि अगर वो बाबा मेरे को इंसल्ट नहीं करते तो मैं वो पगड़ी बांधना आज भी नहीं सीखता। और रंगमंडल के पहले दिन का एक एक्सपीरियंस है मेरा, जो कि मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा सबक है, कि जब मैं पहले दिन पहला शो जब गाजीराम का करने गया तो वहां शो की जगह मुझे भी एक थैला पकड़ा दिया गया और बोले ये कपड़े हैं, इसको पहन लेना। तो मैंने कहा सर मैं तो म्यूजिक में, मैं तो कोने में बैठा रहूंगा। बोले नहीं, हमारे म्यूजिशियन भी कपड़े पहनते हैं। वो मैंने खोल के देखा तो उसमें एक अंगरखा था और एक धोती थी। धोती वो बांधने वाली थी। अब मैंने कहा यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, हम तो शहर में पैदा हुए, हमने कभी धोती या लुंगी नहीं पहनी, तो हमें क्या मालूम। तो मैंने वहां मेरे एक सीनियर थे, उनसे मैंने कहा, जिनके साथ थोड़ा सा मैं जान पहचान थी मेरी, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया ये मेरे को तो आता नहीं, आप बांध दो। बोले यार यहाँ तो ऐसा नहीं होता, रेपट्री में तो सब अपने कपड़े अपने हाथ से पहन रहे हैं, आप भी पहनो। अरे मैंने कहा सर ये तो आता ही नहीं, पैंट और शर्ट थोड़ा, ये तो धोती है, कैसे बांध। तो बोला अच्छा ठीक है मैं बांध दूंगा लेकिन खोल दूंगा, तुम सीख लेना इसको। तो मैंने कहा बंधवा तो लो, फिर तो रिक्वेस्ट कर लेंगे। उनने बांधा, बताया इधर से नीचे करो, ये करो, यहाँ प्लेट डालो, ये करो, यहाँ खोसो। मैं सब हाँ हाँ करता गया। जब बंद गई तो मैंने कहा भैया रहने दो, अब अगली बार से अपने हाथ से बांध। बोले नहीं ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने, आप मानेंगे नहीं, उन्होंने खोल दी और बोले मैं खड़ा हूं यहाँ, बांधो तुम, मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन बांधना तुम ही पड़ेगा। बोले ये रेपट्री का नियम है, अपना काम खुद से करना पड़ेगा। आपको कपड़ा पहनना भी आना चाहिए, आपको मेकअप करना भी आना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी को भी हैंडलिंग आना चाहिए, सब आपको अपना करना पड़ेगा। वो मेरा पहला दिन का सबक। तो उसको लेके मैंने चला कि मुझे सारे काम सीखने। और 16 साल में रहा, 2-3 साल में हर डिपार्टमेंट में रहा। मैं कॉस्ट्यूम में भी मैंने काम किया, मैंने मास्क बनाना भी सीखे, मैंने मेकअप करना भी सीखा, मैंने सेट लगाया भी। 2 साल से सेट ही सेट लगाता था। लेकिन फाइनली मैं लाइट में टिका, क्योंकि लाइट को मैं हमेशा एज ए को एक्टर मानता हूँ। मैंने कभी उसको टेक्निकल काम नहीं माना, मैंने हमेशा एक्टर का को एक्टर माना है। तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया उसमें कि मैं भी एक्टिंग करता हूँ थ्रू मेरी लाइट। तो वो फिर मैंने पकड़ा और उसके बाद फिर जब रेपट्री बंद हो गई तब ये फिल्मों का काम शुरू किया। फिल्मों में एक्ट नहीं करता, मैं मैनेजमेंट करता हूँ ज्यादातर, छोटा मोटा कहीं मिले तो बाकी करता हूँ। लेकिन मेन मेरा जो मतलब है उससे, वो सिर्फ मेरी ग्रांट का है। मेरी जो थिएटर की ग्रांट है वो फिल्म वालों से मैं लेता हूँ, बस ये। ऐसे करके मैं आज तक चल रहा हूँ और आगे भी शायद चलता है। ये
जर्नी है पूरी जो मैंने बता दी। मैंने इसमें तो बहुत कुछ भी बाकी है, तो बहुत छोटा सा था, मतलब छोटी छोटी कहानियां थी। हाँ, हाँ बल्कि में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मतलब कन्हैया दा हैं, आपको हाँ, नमस्कार बोल रहे हैं, नमस्ते कन्हैया दा कन्हैया। हैं, हाँ स्वास्तिका चक्रवर्ती हैं। चक्रवर्ती है, ये मेरे मेरे साथ काम करती हैं, बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं भोपाल की। हाँ वो बोल रहे हैं कि आप पगड़ी बहुत अच्छा बांधते हैं, है ना, Thank you। इसके कारण हाँ बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, मतलब पगड़ी बांधने की वजह से, हाँ, वो है ना। फीडबैक को मिला। प्रदीप तिवारी जी हैं, कि लास्ट अच्छा, टाइम सर का नाटक देखा, शहीद क्या है, भवन। शहीद भवन भोपाल में, हाँ, एज एक्टर। और मीता मिश्रा हैं, आपको नमस्कार हाँ बोल रही हैं। गीता जी नमस्ते नमस्ते। देवी प्रसाद हैं, उड़ीसा हाँ से। उड़ीसा से हैं, सुखराज जी हैं, दिल्ली। हाँ। हाँ हाँ और लोक नाट्य लोक संस्थान है, हाँ, जबलपुर से होंगे, जबलपुर से। हाँ, सुषमा जी हैं, मनीष जोशी जी हैं, कह रहे हैं ओके कि ओके। मैं बंटी भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। फैन तो हम थैंक सब यू है बंटी थैंक भाई यू के। थैंक यू भाई। हाँ, है ना। सुरुचि मोहता जी हैं। हाँ बॉम्बे से हैं, ये मेरी मित्र हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं तो ये। बहुत सारे लोग हैं बंटी भैया, आपको हेलो बोल रहे हैं, आपको नमस्कार बोल रहे हैं, सब मेरा लोग भी अलग सबको अलग वो। नमस्ते। तो, है ना, तो मतलब लोगों को बड़ा मजा आ रहा है कि बंटी भैया से बात करने का मौका मिला है, मतलब बंटी भैया से बहुत कम बात करने का मौका मिलता है। तो बंटी भाई सच में, मतलब ये तो बहुत जरूरी है आजकल, मतलब तो जब आपने भोपाल में शुरुआत की, तो कैसी थिएटर की स्थिति थी, और आज किस तरह से स्थिति है वहाँ की? मैं इसमें एक संदीप लाइन ये बोलूंगा। बंटी भैया, संदीप हाँ भट्टाचार्य जी हैं, हाँ, और संदीप को हेलो। कह रहे बहुत दिन बहरामपुर बाद से। आपको देख रहे हैं। हाँ मैं भी बहुत दिन जी। बाद उसको सुन रहा हूँ कि संदीप मेरा जी, बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। आत्मानंद श्रीवास्तव जी हैं, मैंने सबका नाम ले लिया। नमस्ते। हाँ जी। जी। तो पहले एक्चुअली भोपाल में मतलब जो थिएटर शुरू हुआ था, क्योंकि भोपाल एक शुरू से शहर तो रहा है कि कल्चरली बहुत अवेयर रहे हैं यहाँ लोग, और बहुत सारे राइटर्स, शायर और डांसर्स, म्यूजिशियंस वगैरह सब रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे रहे। मैंने जब शुरू किया था तो तब नाटक जो होता था वो एक मुझे लगता था कि एक तरीके का एक वादा होता था। आज की तारीख में ज्यादातर लोग मन से कुछ और सोचते हैं, वो करते नाटक, इसीलिए मेरे को लगता है कि वो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, जो हमारे यहाँ थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम हो रही है। तो वो यही है क्योंकि मैं मन से कुछ और सोच रहा हूँ और कर कुछ और रहा हूँ। पहले मन से भी मैं नाटक सोचता था और करता भी मैं नाटक ही, इसीलिए मुझे नहीं लगता था कि यार 3 महीने की रिहर्सल है तो यार ये तो पका रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में लोग 15 दिन की रिहर्सल करने को तैयार हैं। उस 15 दिन में भी सारे लोग एक साथ नहीं आ पाते, इतनी व्यस्तताएं हैं पता नहीं, जबकि समय वही है, काम भी वही कर रहे हैं। हमारे छोटे शहर में तो वही काम कर रहे हैं। छोटे शहर में ऐसा नहीं कि कोई काम बढ़ गया, ना कोई बहुत दूर जाना आना पड़ रहा है, ना हमारे यहाँ ट्रैफिक है। हमारे तो जैसे सन 80 में था वैसे आज तक भोपाल में उतना ही। मेरे घर से अगर मैं स्कूटर से भारत भवन जाता हूँ तो तभी भी मुझे 10 से 12 मिनट लगते थे, और आज भी मुझे 10 से 12 मिनट लगते हैं। बीच में 2 रेड लाइट है, वो सिर्फ शौक के लिए लगी, उसका कोई मतलब नहीं। तो कुल मिला के वो स्थितियां वही हैं, लेकिन सोच बदल गई, और वो सोच बदलने की वजह से वो नाटक की वो डेप्थ नहीं। और सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ वही ग्रांट है। फिर से बोलूँ, ग्रांट बुरी चीज नहीं है, मेरा मतलब है ग्रांट बहुत अच्छी चीज है, मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर जब तक कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा तो आदमी कैसे एक जगह टिक पाएगा, उसको फिर बदलना ही पड़ेगी अपनी जगह। लेकिन मेरा मतलब है कि सिर्फ वो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आपको अपने आप को ये भी जज करना चाहिए कि मैं आर्टिस्ट हूँ, और आर्टिस्ट अगर आप कहते हैं तो समाज से अपने आप को एक तरह से अलग कर, क्योंकि नागरिक नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैं आर्टिस्ट हूँ। तो मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैंने अपने आप को कैटेगराइज किया है, तो वो कैटेगराइज को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि मैं आर्टिस्ट क्यों। वो हम भूल चुके हैं लगभग, मुझे लगता है। अब हमारा ज्यादातर रुचि जो होती है खासतौर से नए बच्चों में, तो वो उनमें ज्यादातर रुचि होती है कि रेपर्टरी, ग्रांट, ये तो वो, और ये भी बहुत आसान है कि उसके लिए आपको कुछ पेपर कटिंग देनी है, कुछ कागज देने हैं, वो ये प्रूफ हो जाता है कि मैंने ये कर दिया। लेकिन उस नाटक को कोई जज करने वाला नहीं, उस नाटक के बारे में कोई बात करने वाला नहीं है, वो क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, इसको कोई 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 मेजर करने वाला नहीं। तो फिर वो इसलिए चीजें बिखरती जा रही। और मुझे लगता है कि पहले ये था कि पूरा समय देते थे, मतलब हमको शायद
में ही 1.5 महीना लग जाता था। मुझे याद है कि चंदा बिड़नी जब अलग जी ने किया था, तो मुझे वो जो गांव है सागर के पास में, कनेरा देव गांव है, जहाँ राम साहेब पांडे जी हैं जो राई के एक्सपर्ट हैं, तो उस गांव में मुझे छोड़ दिया था। मैं स्टेज मैनेजर था उसका और एक्टिंग भी करता था, लेकिन वहां मेरे को राई सीखने के लिए छोड़ दिया। तो मैं उनके साथ वहां पे करीब 1.5 महीने रहा। वो मुझे रोज अपने गांव से, क्योंकि वो तो पंडित थे, वो बिड़नियों के गांव ले जाते थे। बिड़नियों का गांव दूसरा होता था, पथरिया करके एक गांव था, वहां मेरे को ले जाते थे और बिड़नियां नाचती थी, वो मैं सीखता था उनके साथ। मैं भी वो लहंगा और वो पहन के उनके साथ डांस करता था और सीखता था वो, क्योंकि मुझे आके वो सबको सिखाना था। तो वो फिर मैंने सबको धीरे धीरे सबको सिखाया। मैंने खुद भी उसमें जो डांस करता था, एक मुजरा भी करता था, तो इस तरह से वो सब मैंने किया। तो लेकिन उस तरह से लोग काम करते थे, तो हमें चंदा बिड़नी तैयार करने में लगभग 5 से 6 महीने लगा था उस समय में। तब उस प्रोडक्शन का ये नतीजा निकला था कि वो इतना मशहूर हुआ, जबकि सब उसमें कलाकार बहुत ही छोटी छोटी जगह से आए थे और बहुत आम लोग। लेकिन चूंकि एक एक कलाकार पे अलग जी ने बहुत बहुत अलग तरीके से मेहनत करी, उसका नतीजा था कि वो टोटल में बहुत सुंदर निकल के आया था, क्योंकि सब चीजें सजी हुई। अब तो मतलब ये कि समय ही नहीं है मेरे पास में, तो समय नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम में गहराई आ पाए। फिर वो उथला ही होता है, सतही ही होता है, क्योंकि जितना आप समय दोगे वो निश्चित है। और थिएटर का एक थोड़ा सा दुर्भाग्य भी है, क्योंकि बाबा भी यही बात कहा करते थे कि अगर एक आपको म्यूजिशियन बनना है, डांसर बनना है, तो मिनिमम 5 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है आपको। लेकिन आजकल थिएटर में 1 महीने में आदमी एक्टर हो जाता है, क्योंकि एक प्ले करता है वो, आप कहते हैं उसके बाद कि एक्टर यहाँ आ जाइए, वो भी आ जाता है। फिर आप कहते हैं कि एक्टरों को समोसा दें, तो आपको भी एक समोसा मिलता है, मुझे भी एक समोसा मिलता है ना, उसको भी एक गुलाब की कली मिलती है, मेरे को भी एक गुलाब की मिली है। तो आज का बच्चा ये सोचता है कि यार ये बंटी भाई कहते हैं कि इनको 25 साल हो गए या 30 साल हो गए या 15 साल हो गए, और मेरे को अभी 5 महीने हुए हैं, लेकिन इनको भी एक समोसा मिला, मुझे भी एक समोसा मिला, इनको भी एक कली मिली, मेरे को भी एक गुलाब की कली मिली। तो यार ये तो बहुत स्लो है यार, मैं तो 5 महीने में इनके बराबर पहुंच गया, और ये तो इनको तो कुछ आता ही नहीं, मतलब 25 साल में ही है वहीं की वहीं। तो ये एक सोच के वजह से वो डेप्थ सारी खत्म हो गई। तो उसका नतीजा है कि वो प्रोडक्शंस में वो जो गहराई होती थी, और मुझे लगता कि अब आजकल जो मैं भोपाल में तो खास तौर से देखता हूँ, मैं भोपाल के बारे में बोलूंगा कि हमारे यहाँ तो विजुअल रीडिंग होती है कि आदमी को, सिपाही को सिपाही जैसे कपड़े पहना देते हैं, उनको चलना फिरना सिखा दिया जाता है, और वो सिर्फ रीडिंग करते हैं, एक्टिंग नहीं होती उसमें, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, किसी तरीके का कोई मतलब इमेजिनेशन नहीं है, किसी सीन को कोई डिजाइन नहीं है, कुछ नहीं है। बस एक राजा है तो बड़ी कुर्सी पे बैठेंगे, मंत्री है तो छोटी कुर्सी पे बैठेगा, और सिपाही है तो उसके बगल में खड़ा करो, बस ये नाटक हो। तो विजुअल रीडिंग हो गई, नाटक नहीं होता। ये अभी की थोड़ा सा निराशा है मुझे कि क्वालिटी होनी चाहिए, तभी ऑडियंस पकड़ाई में आएगी। जो होती थी पहले, तो भारत भवन में लगती थी लाइन, भारत भवन के गेट से लेके आदमी सीएम हाउस के गेट तक लाइन चली जाती थी, लोग टिकट देख के ले रहे थे। अब तो टिकट का तो सिस्टम ही खत्म हो गया, क्योंकि ग्रांट आप लेते हो तो टिकट नहीं लगा सकते, वो अब लोगों को आदत ही खत्म हो गई, टिकट ही नहीं लेते अब लोग। तो हर तरीके से मुझे लगता है कि फिर वो धीरे 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 करके आप वो उस गणित में आ गए, बस वो गणित से मुझे लगता है निकलना ही चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान है, ऐसा मैं समझता हूँ। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने भी मतलब सुना है कि लाइन कभी लगती थी थिएटर में हाँ, देखने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब से मैंने शुरू किया मैंने वो लाइन कभी देखी नहीं कि हाँ, मतलब वैसी लाइन लगे हाँ। कि मतलब वो हमारे यहाँ तो वो एक सोचा, आपने तो देखा भारत भवन से घूम के लाइन, मतलब अंतरंग से पूरे भारत भवन के बाहर निकल के वो लाइन सीएम हाउस के गेट तक पहुंच जाती। सोचो आप, इतनी लंबी लाइन लगती। और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि उस समय जो करंट सीएम थे अर्जुन सिंह साहब, वो भी टिकट लेके अंदर आते थे, सिर्फ गेट तक उनका प्रोटोकॉल होता था, गेट के बाद वो लाइन में लगते थे, टिकट लेते थे, और जिस नंबर पे उनका नंबर आता था, जोन सी सीट मिलती थी वहां बैठते थे। कभी उनके लिए कोई सोफा नहीं लगाया गया, कोई आगे नीचे कुशन पे बैठते। अशोक वाजपेयी जी सेक्रेटरी थे, वो भी टिकट लेके आते। तो वो हमारे यहाँ जब तक रेपटरी रही, जब तक तो यही सिस्टम कि हमारे परिवार वाले भी कोई आएंगे, तो हमारे यहाँ वो सिस्टम ही नहीं था, सबको टिकट लेना कंपलसरी। और भी चीज है। ऋतिक साहू है, आपको प्रणाम बोल रहे हैं बंटी भैया, नमस्ते। और मुस्कान सोनी जी हैं, हाँ जी, नमस्कार बोल रहे हैं आपको, और कन्हैया दा है ही हैं, हाँ मनोज मिश्रा हैं, हाँ। अच्छा, मनोज को भी है ना, नमस्ते मेरा। देवेंद्र सिंह गुरोवर हैं, हाँ, तो देवेंद्र को भी मेरा नमस्ते।
सच में मतलब आपने चंदा बिरनी की बात की ना, मैंने बहुत, हाँ तो इलाहाबाद में हुआ था जब सचिन दा ने बुलाया था चंदा बिरनी को। जी 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 जी। वो भी एक ऐसा पिलर जैसा नाटक जिसको भूलना असंभव है। वो ऐसा नाटक बना था, वो बिल्कुल सर। अद्भुत नाटक था वो। मतलब क्योंकि वो एक नाटक है, भानु जी का एक नाटक है जो एक कपड़े के अंदर होता है पूरा, कपड़े के हाँ अंदर आदिवासी काम हाँ करते हैं पूरा। हाँ, तो क्योंकि उस मैंने वो समय नाटक देखा हुआ। हाँ, सचिन सर ने सारे नाटक बुलाए थे, चंदा बिरनी करेक्ट। था, भानु जी का वो नाटक था, जी 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 पिसारिया साहब का डम वेटर था, और जी रतन श्याम जी का उत्तर प्रदर्शी था। मतलब ऐसे नाटक बुलाए थे पहली बार इलाहाबाद में। बड़े अच्छे अच्छे नाटक देखने को मिले थे हमें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सर। वो तो है। तो मतलब ये है कि मतलब वो जो शिद्दत थी काम करने की हम लोगों, मतलब थिएटर में पहले जिस शिद्दत से काम होता था लगन से, वो शिद्दत भी कम हुई है। और हाँ, जितना और डेवलपमेंट जैसे और चीजें बढ़ी हैं, मतलब बहुत देश में जल्दी में जब, है, मेरा मतलब है इतनी जल्दी ना करें, थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा समझे चीजों को। तो आप कहते हैं ना कि अगर मकान की नींव अच्छी नहीं बनी तो मकान टिकेगा नहीं बहुत समय तक। तो आपको नींव तो पक्की करो ना, आप थोड़ा तो समय दो। हाँ, आपको फिल्मों में जाना है, कोई बुराई नहीं, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल जाइए। आपको सीरियल में जाना है, बिल्कुल बुराई नहीं। लेकिन मेरा मतलब है थोड़ा सा जब तक थिएटर में हो तो उसको पूरा समय दें। तो कुछ 4-5 साल करके तो जाओ। आप 2 महीने 3 महीने में कैसे कर लोगे सब कुछ चीजें? कैसे हो पाएगा ये बात? एक चपरासी बनने के लिए आदमी को 11वीं पास करनी पड़ती है, और 11वीं पास करने के लिए 16 साल लगते हैं। तो चपरासी की क्वालिफिकेशन के लिए आपको 16 साल देना है, तो एक्टर कैसे 1 महीने में हो जाएगा भाई? या थिएटर का कोई भी काम 1 महीने में कैसे सीख लोगे आप? और कैसे इसको उम्मीद करते हो कि 1 महीने में या 2 महीने में या 1 साल में मेरे को सब आ जाएगा? कोर्सेज से कुछ नहीं होता। अब आपने जो 1 साल की बात कही, अब तो जो जितने सारे इंस्टीट्यूट खुले हैं थिएटर के, वो 1 साल या 2 साल की ट्रेनिंग में एक्टर बना देते हैं। मुझे ये लगता है कि इनको वही वाली बात है कि इसमें बच्चों को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हमने 1 साल का कोर्स किया मतलब आ गया। वो तो आपके लिए एक दरवाजे दिखाए उन्होंने, सिर्फ दरवाजे हैं। अभी यात्रा तो आपकी शुरू होनी। मतलब मैंने तो यही सीखा कि मतलब आप एक कोर्स करने से थोड़ा ना कुछ हो जाएगा, कि कोर्स करने से आप एकदम से एक्सपर्ट हो गए, नहीं हो जाएगा ना। ना वो 1 साल में होगा, ना वो 3 साल में होगा, तो समय लेता है। जब तक आप 10-12 साल 15 साल नहीं देंगे, कोई भी आदमी ऐसा बता दीजिए ना थिएटर में आज है, आज जो है थिएटर में, वो कौन आदमी ऐसा होगा जिसने 10 से 15 साल नहीं दिए होंगे? तभी जाके वो हम आपस में बातचीत करते हैं। तभी मैं गोविंद को जानता हूँ, गोविंद मुझे जानता है, या मैं और लोगों को जानता हूँ, या मैं संदीप को जानता हूँ, या संदीप मुझे जानता है। क्यों? क्योंकि वो संदीप भी वो 10-15 साल से वहीं टिका हुआ है, 20 साल से वहीं टिका हुआ है, मैं भी टिका हुआ। तो जब हम टिके हैं तभी हम एक दूसरे से पहचानते हैं आपस। नहीं तो शायद मैं 2 साल बाद अगर मैं फिल्मों में चला जाता, जाना बुरी बात नहीं, ये आप तय करो ना, आपको कहाँ जाना है। जिनने तय किया वो चले गए, वो चले गए, कोई बुराई नहीं। लेकिन वो चले गए, उन्होंने तय कर लिया कि अब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फिल्में हैं, मेरी सीरियल है। लेकिन लोग इधर भी रहते हैं और उधर भी रहते हैं, तो वो गड़बड़ मुझे लगता है। आप इधर जब तक रहें पूरा समय इधर दें, इधर पूरा ट्रेंड हो, पके, उसके बाद एक समय पर तय करें कि अब मुझे फिल्मों में जाना है। जहाँ बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि अगर थिएटर में अगर आप रोक नहीं सकते, और रोक आदमी जब ही सकेगा जब उसको आप फाइनेंशियली सपोर्ट देंगे। अगर वो नहीं दे सकते तो वो तो जाएगा, क्योंकि एक वक्त के बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। क्योंकि हम तो समझ सकते हैं इस बात को कि 16 साल रेपटरी में रहने के बाद में अचानक मैं जीरो पे आ गया, कि एक दिन पूरी रेपटरी खत्म और मैं 16 साल से काम कर रहा हूँ और मैं एकदम जीरो पे। उसके बाद मुझे तो एक नए सिरे से काम शुरू करना पड़ा। मैंने वो फिर तरीका निकाला कि फिल्मों का काम शुरू किया, उससे पैसा लिया, फिर मैं अपना नाटक का ग्रुप बनाया, अपना नाटक किया। ऐसे करके मैंने अपना तरीका निकाल लिया। लेकिन मेरे जैसे सब तो नहीं कर सकते ना, कई लोग बेचारे बहुत दिक्कत में भी आ गए, कई लोगों को छोड़ना पड़ा। इतने साल की ट्रेनिंग, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग के बाद आज वो बहुत दूसरे दूसरे काम कर रहे हैं, जिनको देख के बड़ा दुख होता है कि इतने ट्रेन लोग हैं, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग हुई। और नो डाउट हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि हम भारत भवन रंगमंडल भोपाल में बना, कारजी जैसे डायरेक्टर ने उसको टेक ओवर किया था, पूरी तरह से उसको बनाया था। कि बाबा ने उसके लेके, रंगमंडल को लेके एक सोच थी कि उनका कहना था कि रंगमंडल में मैं मध्य प्रदेश, ऐसा। हेलो, सुनाई दे रहा है मेरी बात? मुझे रीज्वाइन आ करना रही आवाज, पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है। तो जी ये हुआ कि
मैं बोलते बोलते हैं बड्डी भैया कैमरा थोड़ा सा अगर ऊपर कर लें, क्योंकि सिर्फ हाँ, चेहरे तक दिखाई पड़ रहा है। ओह सॉरी, एक मिनट। हाँ, अब जी मेरे को लगता जी। है। हाँ, अब ठीक है। तो वो मैं क्या बोल रहा था, एकदम मिस कर गया। भरत वन की बात बता रहे थे कि जब आप वहां से 16 साल हाँ बाद निकले। हाँ, तो मैं जीरो पे था एकदम से, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूंगा मैं इस बार। लेकिन फिर थोड़ा सा सोचा समझा, उसको लगा, फिर ये था कि ये तो तय था। तब बहुत सारे लोगों ने कहा कि बॉम्बे चले जाओ आप, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं। लेकिन मेरी जिद थी कि मैं बॉम्बे नहीं जाऊंगा। और फिर मैंने ये तय किया कि बॉम्बे को भोपाल लाऊंगा। ये सारा कुछ किया, फिर धीरे से अपना ग्रुप बनाया। उससे पहले तक हमने, जब तक रेपर्टरी में रहे, कभी मन में ये नहीं आया कि मैं को डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। हिम्मत ही नहीं होती। 16 साल रेपर्टरी में काम करने के बाद भी कभी हिम्मत नहीं होती थी कि हम कर सकें। हाँ, बस वो जुलाई में जो छुट्टी मिलती थी, तो स्कूलों में जाके बच्चों के साथ कुछ काम कर लेते थे बस। लेकिन कभी कोई बड़ा नाटक बड़े लोग के साथ करने की हिम्मत ही नहीं होती। ये लगता था अभी कैसे डायरेक्टर बनेंगे, अभी तो कुछ आता नहीं, अभी तो कुछ आता नहीं। लेकिन उसके बाद देखा कि अगर आपको सर्वाइव करना है तो डायरेक्टर बनना ही पड़ेगा। आप एक्टर बन के तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, भोपाल में तो कोई गुंजाइश नहीं, ना कोई टेलीविजन है, ना कुछ है, कुछ नहीं है। तो फिर मैंने अपना एक छोटा सा ग्रुप खोला, जिसका नाम मैंने रखा थर्ड बेल भोपाल के नाम से मेरा ग्रुप है। और उससे मैंने नाटक शुरू की। अब नाटक जब शुरू किया तो पहले तो ये लगा मुझे कि यार मेरे को म्यूजिकल प्ले करना चाहिए, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा स्ट्रांग हूँ। मेरे लिए वो आसान जगह थी, तो मैंने कहा चलो वो कर लूंगा मैं। लेकिन फिर मुझे सोचा, तो मुझे लगा कि अगर मैं वो करूंगा तो कारंग जी के प्रभाव से अलग नहीं हट पाऊंगा, क्योंकि 16 साल से मैं उन्हीं उसी उसी तरीके के नाटक कर रहा हूँ। और उनसे इतना प्रभावित हूँ कि कितना भी अलग सोचूंगा, लेकिन वो बाबा का प्रभाव आएगा। तो लोग ये कहेंगे कि बाबा की नकल कर रहा है, तो कुछ मेरा तो कुछ होगा नहीं। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा ऐसा करना चाहिए जो हमारी रेपर्टरी में काम नहीं हुआ। तो हमारी रेपर्टरी में रियलिस्टिक प्ले नहीं हुए थे, बहुत कम हुए, 2 4 5 ही प्ले हुए थे। बाकी सारे स्टाइलाइज और म्यूजिकल प्ले हुआ करते। तो मैंने एक पहले प्ले चुना, अलबेर कामू का एक नाटक है क्रॉस पर्पस, जिसको अर्थदोष में हिंदी में है, वो मैंने चुना। तो मुझे मेरे साथियों ने कहा, बोले यार तुम पागल हो, बोले इतना सुपर फ्लॉप होगा, ये वैसे ही बहुत कठिन नाटक है। तो मैंने कहा देखो यार, अभी मेरे पास लिबर्टी है, अभी मेरा ये पहला नाटक है, मैं कह दूंगा यार मेरा तो पहला नाटक था, गड़बड़ हो गया तो हो गया, लेकिन करूंगा मैं यही नाटक। तो मैंने उसको किया। लकीली उसमें मेरे एक साथी हैं भारत वन में, वो पेंटर है, बहुत अच्छे डिजाइनर है। उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी, वैसे वो डिजाइन नहीं करते, लेकिन उन्होंने मेरा एक नाटक का सेट डिजाइन किया है, जो कि काफी चर्चित रहा, क्योंकि उसमें एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो प्ले से जुड़ी हुई नहीं। मतलब उसका सारा मीनिंग था कि उसमें जो उन्होंने पूरी जो दीवार मैंने बनाई थी, उसमें कर्टन थे, बड़े बड़े कर्टन, जिससे पूरी दीवार बनाई थी। तो उस पूरे कर्टन पे 9 कर्टन थे अलग अलग टुकड़े में, और उस पर पेंटिंग थी एक लास्ट सफर, क्योंकि वो नाटक ऐसा है कि उसमें जो आता है उस होटल में, उसका आखिरी खाना होता है। तो जीसस ने जो आखिरी खाना खाया था, उसकी वो पेंटिंग वो बताई। एक सीढ़ी बनी थी, उसकी जो रेलिंग बनाई थी वो एक क्रॉस की शक्ल में थी, और वो क्रॉस का एंगल वैसा था कि जैसे जीसस अपनी सलीब लेके जब चले, तो यानी अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो अपनी सलीब लेके ऊपर ही जा रहे हैं, क्योंकि अब आपको ऊपर जाके हलाल होना है। जो वहां उसका बेड बना था होटल के रूम का, उसको कॉफिन के रूप में बनाया था, यानी जो उस पर लेटेगा वो फिर उठेगा नहीं, अर्थी पे मतलब सो रहे हो आप ऐसा। तो इस तरह से सारा उसमें जो भी कुछ था उस पूरे सेट में, वो बहुत लॉजिकली और पूरे नाटक से कनेक्टेड वो हुआ। और वो चूंकि फिर मैंने वो नाटक किया, और वो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे को एक ही साल में वो भारंगम में भी गया, वो नांदीगार में भी गया, और बॉम्बे में जो नेहरू सेंटर फेस्टिवल है उसमें भी गया। और उससे थोड़ी सी मुझे प्रसिद्धि मिली, उससे मेरे को काफी फायदा हुआ। तो फिर मैंने पकड़ लिया कि अब मैं रियलिस्टिक प्ले ही कर, तो मैं ज्यादातर अब रियलिस्टिक प्ले करता हूँ। और 2 4 5 एक्टर से ज्यादा मेरे नाटकों में ज्यादा होती नहीं। तो उसके बाद मैंने अर्थदोष किया, फिर मैंने सवाल और स्वप्न किया, वैद साहब का किया, फिर आरक्त क्षण महेश कुंजवार जी का किया। फिर एक मेरा जो भी सबसे ज्यादा नाटक चलता है वो प्लीज मत जाओ नाम से, क्योंकि तेंदुलकर जी के 2 छोटे नाटक थे। एक का नाम था रात्र और एक का नाम था काड़ोग। वो जब वो खुद स्टूडेंट थे, जब उन्होंने 16 कंपटीशन के लिए नाटक लिखे थे, जो कि 20-20 मिनट के होते थे, 15-15 20-20 मिनट के, वो 2 नाटक मुझे कहीं ऐसे पढ़ने का मौका मिला, तो वो मैंने वो 2 नाटक को मिला के और थोड़ा सा उसमें एड ऑन किया है, कुछ 4 या 5 पेज जो कि दोनों को मिलाने के लिए किया है। और बाकी वो पूरे पूरे नाटक, तो ऐसे करके वो 1 घंटा 5 मिनट का वो नाटक मैंने बनाया। उसका नाम रखा मैंने प्लीज मत जाओ। वो नाटक अभी उसके शोज करता हूँ।
वो काफी मेरा चलता है ये। अच्छा, अजीत बहादुर जी भी जुड़े हुए हैं, और नमस्ते। हमारी एक टीचर है लिपिका रॉय त्रिवेदी जी, जिनसे मैंने पढ़ा था इलाहाबाद में, मैडम भी हैं। नमस्ते। और पांखी कश्यप हैं आसाम से, वो भी जुड़ी हुई हैं। और कन्हैया दा का एक प्रश्न है आपके लिए बंटी भैया, हाँ स्क्रीन पे भी है, कि बंटी भैया, आप एक नाटक करने में काफी समय लेते हैं, क्या आप अपने प्रोसेस के बारे में कुछ बातचीत करें? विजय तेंदुलकर की कहानी आपने किया था, भरत भवन में देखा था, अर्थदोष जब जबलपुर में देखा था, हाँ तो कहना है कि आप टाइम लेते हैं, तो उसके एक्टिंग के प्रोसेस के बारे में, और मैं भी चाहूंगा उस प्रोसेस को समझना, कि एक म्यूजिशियन बहुत रियाज करता है, मतलब 8 साल का कोर्स है, रियाज है, डांसर रियाज करता है, परकशनिस्ट रियाज करता है, एक्टर खट से बन जाता है, रियाज उसका क्या होता है, और कैसे बनता है एक्टर, कितना टाइम लगता है, उस पर थोड़ी बात जरूर करें। हाँ। देखिए क्या हुआ कि मैंने जब रेपर्टरी में काम किया है, तो देखिए मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग किसी की नहीं हुई, मैंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं लिया था। तो मेरी जितनी भी ट्रेनिंग हुई है सब रेपर्टरी में हुई है, मतलब भारत वन में रेपर्टरी ज्वाइन करने के बाद मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई है। मेरा लक अच्छा था। तो हमारे यहाँ जो अलग अलग डायरेक्टर आते थे, तो मैंने देखा स्पेशली विदेशी डायरेक्टरों का, उनका सबका एक 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 कोई की लाइन होती है जिसको पकड़ के वो लोग काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहला उदाहरण दूंगा फ्रिट्ज बेनेविट्स का। तो फ्रिट्ज ने हमारे साथ 5 नाटक किए, 5 अलग अलग समय पे अलग अलग नाटक किए उन्होंने, तो शेक्सपियर के भी थे, ब्रेक्ट के भी थे, सब थे। तो फ्रिट्ज का मतलब अपना ये सोच था कि अगर आप मीनिंगफुल बोल रहे हैं, अगर आप सोच के और उस संवाद को समझ के बोल रहे हैं, तो आपकी बॉडी अपने आप काम करेगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल है कि मेरे को ये कहना है कि मैं आपकी जान ले लूंगा और मेरे पास कोई वेपन नहीं है, कोई हथियार नहीं, तो उनका कहना है अगर तुमने बाय हार्ट बोला, उसको प्रॉपर फील करके बोला है, प्रॉपर उसको इमेजिन करके बोला है, तो अपने आप तुम्हारे दोनों हाथ सामने वाले की गर्दन की तरफ जाने चाहिए। और अगर वो ऑटोमेटिकली होता है तो आप सही एक्ट कर रहे हैं। तो ये उनका ग्रामर था, ये उनका अपना ग्रामर था कि अगर आप उसको सही समझ के सही महसूस करके बोलेंगे, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तुम उसकी तरफ आगे बढ़ो। वो ब्लॉकिंग नहीं बताते, वो कहते थे कि अगर तुम करोगे तो ऑटोमेटिक तुमको उसके पास जाना है, तुम्हारे दोनों हाथ उसके गले पे। अब मैं क्यों बताऊं, मैं बताऊं इसका मतलब है तुम उससे कन्विंस ही नहीं है, तुम तो पपेट हो गए। पपेट मत हो, एक्टर बन। तो ये एक ही लाइन है, बहुत छोटी सी लाइन, लेकिन मुझे लगता है इसका बहुत गहरा अर्थ है। अगर इस पर काम करोगे तो मुझे लगता है शायद आप 25 साल भी काम करोगे तो इस लाइन का अर्थ ढूंढते रह जाओ, मिलेगा नहीं। मतलब इतने कॉम्प्लिकेशन आपको आगे आते जाएंगे। तो ये एक की लाइन मिल गई। एक जॉन मार्टिन इंग्लैंड से जो आते थे, जो कि पीटर ब्रूक के साथ भी कभी काम करते थे, उनका पूरा फिजिकलाइज था। उनको ये मालूम था कि मैं चेहरे की ये नस को खींचूंगा तो मेरे चेहरे पे ये एक्सप्रेशन आ जाता है, जो कि हम इंडियन एक्टर नहीं करते। हम इंडियन एक्टर हमेशा फील करके करते। तो वो लेकिन ऐसा करते थे। और एक आए थे जो फ्रांस के थे, जॉर्ज लवातो, इनसे मैं बहुत प्रभावित था। उनसे लाइट भी मैंने बहुत कुछ सीखा, लाइट का बहुत अलग तरीके का अप्रोच सीखा उनसे। तो उन्होंने ये बताया था कि जो दो किसी भी सेंटेंस के बीच में जो अंतराल होता है, जिसे हम बीच का गैप बोलते हैं, पॉज भी बोल सकते हैं उसको आप, वो अगर आपने सही लिया है तो आपकी एक्टिंग सही हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल है कि तुम मेरे साथ खाना खाओगे, तो तुम अगर मैंने बोला कि तुम मेरे साथ खाना खाओगे, मतलब तुम्हारी इतनी औकात है कि मेरे साथ खाना खा लोगे, मैं तो बहुत बड़ा आदमी। और अगर मैं कहता हूं कि तुम मेरे साथ खाना खाओगे, इसका मतलब तुम इतने बड़े आदमी यार मेरे जैसे छोटे आदमी के साथ। तो उनका कहना था कि संवाद एक ही है, लेकिन इसके बीच के अंतराल को जब आप आगे पीछे करेंगे उससे मीनिंग बदल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रामर, क्योंकि बहुत अच्छा रहा कि हिंदुस्तान के सारे बड़े डायरेक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला, चाहे वो रैना साहब हूँ, चाहे वो शाह साहब हूँ, चाहे वो अंकुर जी हूँ, चाहे वो बंसी जी हूँ, चाहे वो पनिक्कर जी हूँ, चाहे वो रतन केम जी हूँ, मतलब सभी के साथ काम किया लगभग। ऐसा रुद्र प्रसाद जी हूँ, तो ऐसा कोई नहीं बचा था जिनके साथ काम नहीं किया। तो सबके अपने अपने एक लॉजिक होते हैं। तो मेरे पास वो कलेक्शन बहुत है। तो जहां भी मैं फंसता हूँ, मैं लगता कि नहीं नहीं यहाँ वो वाली ग्रामर लगा लेनी चाहिए, तो वो ग्रामर मैं उसको अप्लाई करता हूँ। तो उसको लगाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं बहुत जल्द। और मेरा मानना है कि जब तक आप पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर वो, और मेरी एक जिद है कि
मेरा प्ले चलना चाहिए। तो मैंने जो पहला नाटक अर्थदोष किया था, जो कि 2001-2 के आसपास किया था, वो आज तक मेरा जिंदा है। 21 साल हो गए। कम शो करता हूँ लेकिन शो है। तो मेरे पास मेरे जो भी 4-5 नाटक है, मैंने इतने 20 सालों में 5-6 नाटक से ज्यादा नाटक नहीं किए, बहुत नाटक नहीं है मेरे, लेकिन ये 5-6 नाटक मेरे जिंदा है, वो अभी भी मैं शो करता रहता हूँ अल्टरनेटली। तो मेरा मानना है कि जब तक, क्योंकि फ्रिट्ज भी कहते थे कि एक उनके यहाँ वहां नाटक है जर्मनी में, एक्ट्रेस है जो कि जब वो करीब शायद 27 साल की थी जब उसने वो रोल किया था, और वो 67 साल की हो गई, तब तक वो वही रोल करती थी जो उसने 27 साल के ऊपर किया। तो मुझे लगा कि यार वो कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। तो एक अजीब सा, मतलब जो बचपने में जो जो समझ में आया, तो वो है, वो टाइम में लेता हूँ। और मेरा मानना है कि एक भी संवाद आप मंच पे बगैर समझे मत बोल। इसलिए मेरे एक एक एक्टर पे मैं काम करता हूँ, एक एक करके करता हूँ, साथ में नहीं करता। तो एक एक्टर को लेके फिर मैं महीने भर एक ही के पास रहूंगा, तो उसको लेके फिर सबके साथ करता हूँ, फिर पूरा कंप्लीट करता हूँ। और बहुत काटता छाटता भी हूँ, मतलब पहले जोड़ दूंगा, फिर काट दूंगा, फिर जोड़ देता हूँ, फिर लगता है ये नहीं, यहाँ से नहीं, वहां से ये करना, ये करना। तो वो सब करने में मुझे टाइम लगता ही। और फिर मेरा हर चीज में मैं कॉस्ट्यूम भी करता हूँ, मैं फिर वो मेकअप भी डिजाइन करता हूँ, उसका म्यूजिक भी डिजाइन करता हूँ, उसका लाइट भी करता हूँ, सेट भी करता हूँ। तो वो सब मैं धीरे 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 करके, और सबसे पहले मैं सेट सबसे पहले डिजाइन करता हूँ, फिर नाटक शुरू करता हूँ। तो पहले दिन ही लोगों को ये मालूम होता था कि सेट ये रहेगा। सेट बना तो नहीं पाते हम पिक्चर में, हम बना तो नहीं पाते, वही 4 कुर्सी या टेबल लेके करते रिहर्सल, लेकिन उसकी ड्राइंग उनके पास रहती है, उनको पता रहता है कि यहाँ स्टूल रहेगा, यहाँ ये इतने फीट का प्लेटफॉर्म होगा, ये मैं सब पहले बता देता हूँ नाटक शुरू करने से पहले। ये मेरा एक तरीका है काम करने का। और म्यूजिक भी मैं अगर रिकॉर्डेड भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं स्टॉक का नहीं करता इस्तेमाल, उसको कंपोज कराता हूँ। ये कन्हैया तो वही कह रहे हैं कि मतलब आपके पास खजाना है, मतलब इन बातों का और सारी प्लानिंग का। हाँ, ये बात है कि मैं लकी तो बहुत हूँ, क्योंकि इतने बुजुर्गों का, इतने मेरे जो साथ सब आगे के महागुरु हैं, उन सबका बहुत लकी हूँ मैं। इसीलिए कहता हूँ बार बार कि रंगमंडल ऐसी रेपटरी रही जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग काम किया मैं, वो एक मेरे को बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। भैया आजकल बहुत सारे जो एक्टर एक्टिंग करते हैं वो हमेशा कह देते हैं कि हम तो एक्टर हैं जी, हमें बैक स्टेज से क्या करना, हम बैक स्टेज से क्यों जुड़े। लेकिन जो आप बात बता रहे हैं कि बैक स्टेज से जुड़ने का फायदा क्या हुआ, हाँ, कि एक्टिंग से, वो एक्टिंग में कैसे वो वर्क करता है बैक स्टेज को समझना, तो अगर उसे थोड़ा सा बात करें कि एक्टिंग। एक हाँ, मैं एक किस्सा ही बताऊंगा, मेरे पास किस्से ही हैं क्योंकि तो एक, जब मैं नया नया आया था, मतलब रंगमंडल में आ गया था, मैं रेपटरी में आ गया था, तो थोड़ा सा ये था कि अब तो मैं रेपटरी में आ गया। तो 2.5 साल करीब हो गया था, 2.5 पौने 3 साल हो गया था, तो हमें रोल नहीं मिलते थे, क्योंकि हमारी रेपटरी बहुत बड़ी थी, करीब 39 एक्टर्स थे, और उसमें बड़े बड़े एक्टर थे, तो हम तो बिल्कुल ही जूनियर थे, तो हमको तो कोई रोल ही नहीं मिलता था। तो हमेशा हम कभी सिपाही बनते थे, कभी गांव वाले बनते थे, या कभी घासीराम के एक ब्राह्मण बन गए, तो हम 4 में से हम भी एक हैं, ऐसे ही रोल किए। तो 2.5 महीने बाद मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ, मैंने कहा ये क्या बेवकूफ़ी है, रोज हम 18 घंटे काम करते हैं और 4 लाइन बोलने को नहीं मिलती यार, तो कब तक चलेगा, क्या फायदा है ऐसे पर। तो एक दिन फिर मैंने कारण जी से कहा कि मेरे को आपसे बात करनी है। तो हमारे यहाँ सिस्टम था, कौन सी बात करनी है, घर वाली या ऑफिस वाली। तो पर्सनल बात को घर वाली बोलते थे, तो मैंने कहा घर वाली। तो उन्होंने कहा कि जब लंच होगा तो घर चलना मेरे साथ, जीप में बैठ के, उनके पास जीप थी, तो बोले वो घर पे करना फिर। मैं कहा ठीक है। तो जैसे ही लंच हुआ मैं बैठ गया जीप में पीछे, वो आए, वो आके बैठे, उनके घर ले गए, प्रोफेसर कॉलोनी में रहते थे, उनके घर गया मैं, अंदर बिठाया उठाया, और फिर बोले तुम टिफिन लाए हो, मैंने कहा हाँ लाया हूँ। तो बोले मैं रोटी खाऊंगा आज, वो तो चावल खाते थे, लेकिन बोले मैं रोटी खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है सर खा लें। तो बोले चलो बात शुरू करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है बात। अचानक बोले नहीं नहीं, बोले बात मत शुरू करो, बोले तुम उठपटांग बात कर दोगे मैं तुम्हें डांट दूंगा, तो तुम्हारा खाना भी खराब होगा, मेरा भी खाना खराब होगा, तो पहले खाना खा लेते फिर बात करते हैं, तो तुम्हें अगर गाली भी देनी होगी तो चलेगा, आपकी बात खाना खा चुके होंगे। तो फिर उन्होंने मेरा टिफिन से खाया, उन्होंने चावल वगैरह जो थे उनके घर में बने थे वो दिए, सब हमने मिलकर खाना खाया। फिर उन्होंने बोला हाँ बोलो अब क्या है। तो मैंने बोला, मैंने कहा बाबा हमको रेपटरी में 2.5-3 साल हो गया है, और इतने साल से हम काम कर रहे हैं, हम भी रोज उतने ही 17-18 घंटे काम करते हैं और हमें कोई रोल ही नहीं मिलता। बोला अरे हर नाटक में तो काम करते हो तुम। बोले कहाँ रोल नहीं मिलता, हर नाटक में काम करते। मैंने कहा बाबा काम तो करते हैं, लेकिन वही भीड़ भाड़ में रहते हैं हमेशा, कभी गांव वाले बन जाते हैं, कभी ब्राह्मण बन जाते हैं, घासीराम में, कोतवाल में, कभी इधर क्राउड में, कभी उधर क्राउड में, या सिपाही बना देते हो आप, वाला वाला पकड़े खड़े रहते हैं, लेकिन डायलॉग तो मिलता नहीं हमें, एक पेज बोलने को नहीं मिलता।
घमंड में कह दिया था कि मैं इंटरव्यू क्लियर करके आया। तो वहां बोले अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुमको बड़ा रोल चाहिए। मैंने कहा बाबा हम भी रेपर्टरी में, हम भी इंटरव्यू देके आए, तो हमको भी तो रोल मिलना चाहिए। वो हमेशा मतलब बड़े बड़े एक्टरों को मिलता है, हमको कब मिलेगा, हमारा तो समय जा रहा है। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है कि तुमको बड़ा रोल करना है। मैंने कहा हाँ बाबा करना। तो बोले अच्छा अच्छा, बोले आलोक से अच्छी स्पीच है। मैंने कहा नहीं है। अच्छा द्वारका से अच्छा प्रेजेंटेशन है? नहीं है। अच्छा उससे अच्छी फाइटिंग है? नहीं है। उससे अच्छा गा लेते हो? नहीं। उससे अच्छा डांस कर लेते हो? नहीं। फिर ऐसे सब बोला, उससे अच्छी फाइटिंग जानते हो? नहीं। उससे अच्छी पर्सनालिटी है? नहीं। बोले सब्जी लेने बाजार जाते हो? मैंने कहा हाँ। बोले आलू खरीदते हो? मैंने कहा खरीदता हूँ। सड़ा आलू लेके आते हो क्या? मैंने कहा नहीं। बोले बात खत्म। बोले जब अच्छा आलू है तो सड़ा आलू क्यों लूंगा मैं? इतना सुना, कुछ जवाब नहीं था, तो चुपचाप मुंह झुका के जाने लगा। तो उनका गार्डन था, तो जैसे गेट तक पहुंचा, वहां से फिर आवाज लगाई, बोले सुनिए इधर आइए। पास बुलाया और फिर बोला कि 3 महीने में अगर अपनी स्पीच नहीं सुधारी, मेरी स्पीच अच्छी नहीं थी उस समय, अच्छा नहीं बोलता था, मोनोटोनस बोलता था, तो बोले 3 महीने में अगर स्पीच नहीं सुधारी तो लात मार के बाहर निकाल। ये बोला। देखिए उसके बाद भी नहीं छोड़ा उस आदमी ने। कैसे सिखाने का तरीका है वो बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद उसने क्या करा, जितने मेरे सीनियर्स थे, द्वारका भाई थे, आलोक भाई थे, कामले भाई थे, और भी मतलब जितने अच्छे अच्छे एक्टर्स जो हमारे रेपटी में थे, बढ़िया एक्टर, जीतू भाई थे उसमें, इन सबको कह दिया कि मैंने बंटी को ये वार्निंग दी है 3 महीने कि 3 महीने बाद मैं उसको ऑडिशन लूंगा, अगर स्पीच नहीं सुधरी तो निकाल दूंगा। और बोले इनको सिखाना मत, और मैं जिसके पास जाऊं वो टाल दे मुझे। द्वारका भाई के पास जाता था, बाकी के पास तो गया नहीं मैं, लेकिन उनके पास जाता था, उन्होंने मना कर दिया मेरे को बच्चे के पास जाना, ये करना वो करना, सिखाना नहीं। तो सिखाया नहीं मुझे किसी ने। 1 डेढ़ महीना निकल गया, मैं डरने लगा कि अब 1 महीने बाद मुझे ऑडिशन देना, मेरे तैयारी नहीं। तो फिर मैं एक कैसेट खरीद के लाया, उस समय कैसेट चलती, और मैंने रंगमंडल का एक टेप इशू कराया और खुद ही उसको टेप करके सुनता था और खुद ही से जज करता था। और फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा सुधारना शुरू किया, डिक्शन विक्शन सुधारा, थोड़ा बहुत लोगों ने मदद भी करी, कुछ लोगों ने, दूसरे लोगों ने। फिर 1 महीने बाद उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और फिर सबसे पूछा कि अब इसको कुछ सुधरा इसका? बोले हाँ। फिर मेरे को पास बुलाया। बोले मैं तुमको डराया था, मैं निकालता नहीं तुम, लेकिन देखो जब मैंने तुम्हें डराया तो तुम्हारी स्पीच अपने आप ग्रो कर गई। तो बोले अच्छा कर लो, उसकी लाइन मत मिटाओ, उसके बगल में एक बड़ी लाइन की। बोले मेरे रिश्तेदार थोड़ा ना वो जिनको रोल देता हूँ, लेकिन वो तुमसे अच्छा काम करते, जब मेरे पास अच्छा काम है तो खराब काम क्यों दिखाऊंगा मैं? बोले मेरे पास अगर अच्छी चादर है तो उसको बिछाऊंगा ना बाहर, फटी चादर तो मैं अंदर बेडरूम में बिछाऊं। तो बोले तुम फटी चादर हो, अच्छी चादर बन जाओ, ड्राइंग रूम में पहुंच जाओगे, तो बोले अपने आप बड़ा रोल मिलेगा। बस उस दिन से मैंने तय कर लिया था कि मुझे अब बड़ा रोल चाहिए। फिर मैंने मेहनत की, अपने आप पे किया, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा उसको लेकर, तो उससे फायदा हुआ। तो ऐसे सीखा मैं, इसे बोलना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस था कि ना तो किसी से कोई दुश्मनी मोल ली, ना मेरे को उन्होंने बेइज्जत किया, लेकिन एक ऐसे एग्जाम्पल से सिखाया है कि आप लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। अच्छी सब्जी है तो सड़ी सब्जी क्यों लेंगे आप? अच्छा एक्टर है तो मैं खराब एक्टर को क्यों कास्ट करूं? क्यों करूं? अच्छा एक्टर बन जाओ, अपने आप कास्ट हो, कोई रिश्तेदारी नहीं किसी। ये एक सीखा, तो उससे बड़ी एक हेल्दी लाइन मुझे मिली कि नहीं, काम अच्छा करना पड़ेगा तभी आप ग्रो कर पाओ। सिर्फ बोलने से और साल गिनने से नहीं होगा कि 15 साल थिएटर कर लिया, लेकिन 15 मिनट तो ढंग से नहीं दिए ना आपने, क्या फायदा बस 15 साल? तो साल मत गिनो, काम कितना किया, कैसे किया, वो उन्होंने सिखाया। वो मेरे लिए बहुत अच्छा आज तक सबक है वो, कि आप काम कितना कर रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, वो एक एक जो आपकी बहुत खासियत है कि आप मैनेजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब आपने बहुत हाँ, काम किया मैनेजमेंट को भी लेके, जबकि हम थिएटर करते हैं, थिएटर ट्रेनिंग भी बहुत जगह है, लेकिन मैनेजमेंट जैसा पार्ट हर ट्रेनिंग से गायब है। हर ट्रेनिंग जी स्कूल में मैनेजमेंट का कोई पार्ट ही नहीं है। तो जी वो कितना अहम भूमिका रखता है किसी थिएटर को करने में या किसी फेस्टिवल को करने में, उसके बारे में मैं चाहूंगा जरूर थोड़ा बोलें, क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट से ही अछूते हैं और उसके बगैर क्या थिएटर ये या कोई फेस्टिवल हो सकता है? एक एक्सपीरियंस है मेरा, जो मध्य प्रदेश सरकार ने एक प्रोग्राम किया था रंग सोपान करके, पता नहीं आपने सुना कि नहीं, कुछ 8-10 साल पहले की बात है। तो वो एक तरीके का प्रोग्राम हमने शुरू किया था कि एक पूरे थिएटर की बड़ी पर्सनालिटी के ऊपर पूरा रेट्रो, उनका सारा काम, उनके ऊपर सारी बातचीत वगैरह ऐसा कर दिया था। उसमें पहला काम था रतन जी के ऊपर, रतन थीम सर के ऊपर। तो उनसे हम
समय नहीं था उनका, लेकिन एक जगह समय तय हुआ, हम लोग वहां पहुंच गए, हम मणिपुर गए, कोरस में जाके उनसे बात करी, सब बात हो गई, उन्होंने कहा सब कुछ, ये चलिए मैं रेडी हूँ। लेकिन उन्होंने फिर ये कहा कि एक शर्त है मेरी, क्योंकि आप मेरे पे केंद्रित पूरा समारोह कर रहे हैं, मेरे ऊपर पूरी तरह से कर रहे हैं, तो बोले मैं एक सुई बराबर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो बोले जैसा थिएटर मेरा कोरस मणिपुर में है, मुझे वैसा ही थिएटर चाहिए वहां भोपाल। अब भोपाल में कहाँ से लाओगे आप, क्या लाओगे? तो चूंकि मैं उसका सब टेक्निकल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, तो मैं ही सब उनसे सारा लाइट सेट, उनका ऑडिटोरियम वगैरह सब करना था। तो हमने ओपन एयर में एक इंडोर बनाया, एक डोम के थ्रू हमने बनाया पूरा इंडोर, और जिसको पूरा ब्लैक बॉक्स बनाया, उसको करीब 4-5 लेयर से उसको छुपा के अंदर कंप्लीट ब्लैकआउट रखा था, जैसे रतन जी को चाहिए होता है। शो उनका शाम को ही होता था, रात में होता था, लेकिन उनको लाइट करने में बहुत टाइम लगता था। लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी और उन्होंने कहा था कि अगर ये गड़बड़ हुआ तो मैं फेस्टिवल नहीं करूंगा। तो मैंने कहा सर ठीक है, आप जैसी मर्जी है, आप बिल्कुल वैसे करेंगे। वो समारोह के 3 दिन पहले आए, मैं उनको लेने भी नहीं गया, दूसरे लोग उनको लेके आए, मैं वहीं था, रविंद्र वन के ओपन एयर स्टेज था, वहां हमने वो थिएटर बनाया था जो खुला मंच है, तो मैं वहां था। वो आए, उनका पूरा ग्रुप भी था, उनके ग्रुप सारे लोगों ने उनको प्रणाम किया। मैं तो डरा हुआ था, मेरे पास आए और मेरे से बोले दिखाइए। मैंने कहा आइए। मैंने पूरा उनको राउंड लगाया, पूरा उनने राउंड लिया, सब कुछ देखा, सारा नापा तोली करी, और उसके बाद पास आके बोलो कि अब पार्टी करेंगे। तो वो मेरी जीत थी कि मैंने 1 इंच भी उसमें कहीं कोई अलग नहीं था। वो कोरस के थिएटर से जहां जोन सी लाइट वहां लगी हुई है, जैसा उनका म्यूजिक पिट है जिसमें वो पट्टियां लगी रहती है, वो पट्टियां लकड़ी की प्लाई की रहती है, उसके पीछे वो लोग बैठते हैं, तो मतलब अंदर से बाहर दिखता, बाहर से अंदर नहीं दिखता, वो एज इट इज वैसे ही बना है। तो मेरी एक जिद होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक बात बताया था कि मेरे को डांट सुनने में बहुत तकलीफ होती है। तो मेरा हमेशा ये सोच है कि अगर आप डांट नहीं सुनना चाहते तो ऐसा काम ही मत करो कि कोई डांटे आप। तो काम अगर आप सही करोगे तो ना कोई डांटेगा आप, और नहीं डांटेगा तो बेइज्जती भी नहीं होगी। तो अगर आप बेइज्जती सहन नहीं कर सकते तो आपको काम पक्का करना है। उसमें अगर आप घालमेल करोगे तो डांट तो पड़ेगी, अगर गड़बड़ करोगे तो डांट तो खानी पड़ेगी। तो बस ये था, तो उनको एज इट इज जैसा कोरस में उनका थिएटर था वैसा बना के दिया। 7 दिन में उनको जैसा उनका सेट था वैसे बना के दिया। एग्जैक्ट 15 मिनट बाद उनको कॉपी चाहिए होती थी, तो वो कॉपी उनको 15 मिनट बाद ही मिलती थी, 16वें मिनट में नहीं मिलती थी। वो 15 मिनट में ही उनके हाथ में वो मेरा वेटर आके वो रख जाता था। वो सब मैनेजमेंट के। तो मेरा मानना ये कि जब तक आप हर चीज में पर्टिकुलर नहीं होगे तो क्रिएटिव काम में कैसे पर्टिकुलर होगा? अगर वो चाय समय पे नहीं पहुंच रही है तो आप कैसे अंदाज लगा लोगे कि आपका नाटक भी समय पे शुरू हो जाए? क्योंकि एक वाकया है हमारे यहाँ का रेपर्टरी का है जी कि एक शो हमारा, एक एक्टर नहीं था लेकिन शो समय पे शुरू हो गया, किसी को पता ही नहीं था। मतलब जावेद भाई का मैं उदाहरण देता हूँ कि जावेद भाई के फादर शांत हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, और उसी दिन हमारा फ्रिट्स का एक प्ले था जिसकी ओपनिंग थी, और जावेद भाई उसमें एक अच्छा खासा रोल कर रहे थे, बड़ा रोल था, इंटरवल के बाद था, और कॉमेडी प्ले था। तो शाम को 5-5:30 बजे हम लोग सब उनके फादर को दफना के आए, और 7 बजे से नाटक था। हम लोग का सबका मन खराब था, लेकिन नाटक तो होना था तो करा हमने। उस बीच में सुबह ही जब पता पड़ गया था उनके फादर की डेथ हो गई है, तो हमारे बीच के एक्टर ने, जैसा होता है रेपर्टरी में रोल तैयार ही रहते हैं, तो उसने भी एक तैयारी कर ली थी। तो एक दूसरा एक्टर बकायदा कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम मेकअप वेकअप पहन के तैयार था। लेकिन जब हम इंटरव्यू में आए तो देखा कि वो कॉस्ट्यूम जावेद भाई पहने हुए मेकअप करके कुर्सी के कोने में बैठे थे। तो मुझे लगता कि वो सेंसिटिव, उनको किसी ने नहीं कहा था कि आपको शो करना है, लेकिन 5 बजे वो आदमी 5:30 बजे अपने बाप को दफना के आता है। कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एहसान या वैसी वाली बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये कमिटमेंट तो होना चाहिए ना, क्योंकि जब तक काम में अगर आप वो सफाई नहीं लाएंगे तो फिर कैसे आगे बढ़े? ये मेरा अपना सोच। तो ये मैंने रेपर्टरी से सीखा कि रेपर्टरी में ये सिखाया है कि आपको सारा काम करना है, ऐसे करके, तो बस वो करते रहते हैं। मेरे ख्याल से अभी गोविंद जी तो हमारे साथ हैं। गोविंद, हेलो। मुझे लगता है कि वो शायद
शायद इसी कारण से डिस्टर्ब है, लेकिन अब हमें आगे बात करनी है। अब मेरा चूंकि सब्जेक्ट तो खत्म है, लेकिन हाँ फिर भी ये बात करता हूँ कि एक प्रोसेस की बात जो हमेशा से होती रही है, तो मुझे लगता है कि रेपर्टरी जो कल्चर होता है वो जरूरी नहीं कि हर जगह हो, ऐसा हो, लेकिन मैंने अपने आप में तय किया कि आपको सारा काम खुद से आना चाहिए। मैनेजमेंट की बात ये कर रहे थे कि मैनेजमेंट भी आना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा तो ग्रुप प्रॉपर रन नहीं कर पाएगा। मैंने देखा है कि जितने अच्छे ग्रुप है उनमें एक आदमी जरूर एक ऐसा होता है जो कि मैनेजमेंट देखता है, क्योंकि सही समय पे अगर चीजें उपलब्ध नहीं हुई, सही समय पे सारी चीजें पूरी ना हुई, तो आपका काम डिस्टर्ब होता है। आपका क्रिएटिव काम कितना भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आपकी कॉस्ट्यूम सही वक्त पे नहीं पहुंची तो फिर क्या फायदा। या आपका मेकअप सही समय पे नहीं हो पाया क्योंकि लाइट नहीं थी वहां पे, बैठने की जगह नहीं थी वहां पे, तो फिर क्या फायदा। आपका सेट नहीं लग पाया, क्यों? क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ही नहीं पहुंच पाए वहां पे, वो वहां से लोडिंग ही नहीं हुआ, लोडिंग ऑटो नहीं पहुंचा। तो कुछ भी जो हम बहुत उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि तभी आप रिलैक्स होंगे। अगर आपने जरा भी टेंशन दिया, अगर एक आपका जो कॉस्ट्यूम के ट्रंक है, आपके मान लीजिए प्रॉपर्टी के ट्रंक है, अगर वो सही समय पे नहीं पहुंचे तो एक्टर को वो एक एक्स्ट्रा टेंशन हो जाएगा कि अभी तक कॉस्ट्यूम नहीं आई, अभी तक मेरी प्रॉपर्टी नहीं आई। तो वो फिर इतने तनाव में आएगा कि उसका परफॉर्मेंस का जो पावर होता है वो कम होता है। तो मेरे को तो ये लगता है कि मैनेजमेंट बहुत बहुत जरूरी होता है। और जितना मैंने बाहर का थिएटर देखा है, यूरोप साइड में, वहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैनेजर ही होता है, जो कि सारी चीजों को मैनेज करता है। हालांकि हमारे इंडिया में वो मैनेजमेंट की कोई जगह ही नहीं है, मैनेजर की कोई जगह नहीं, लेकिन बाहर जितना भी है वो मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट होना ही चाहिए, वो जब तक होगा नहीं तो सही चीजें होगी नहीं। जैसे मेरे अपने ग्रुप में है, मैं अपने ग्रुप में एक्टरों को बोलता हूँ कि नहीं, तुमको सिर्फ एक्टिंग करनी है, मैं सारा काम मैं करके दे रहा हूँ, आपको सेट में लगा के दे रहा हूँ, आपकी प्रॉपर्टी आपको अपनी जगह रखी मिलेगी, है ना, आपको मेकअप के लिए मैं आदमी दे रहा हूँ, आपको सेट लगा मिल रहा है, आपको लाइटिंग करी हुई मिल रही है, आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, आपकी कॉस्ट्यूम आपके ग्रीन रूम में टंगी हुई है, सब हैंगर पे एक आदमी खड़ा हुआ है जो आपकी मदद करेगा, वो सब मैं आपको फैसिलिटीज देता हूँ। लेकिन उसके साथ फिर एक शर्त रखी कि फिर मैं आपके परफॉर्मेंस में 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर ये फैसिलिटीज मैं जब दे रहा हूँ जब मुझे परफॉर्मेंस भी आपका 100% चाहिए। अगर आप एक डायलॉग भी भूलोगे तो फिर तो मेरे साथ वो जस्टिस नहीं, क्योंकि जब मैं सब आपको दे रहा हूँ तो आपको काय का तनाव है, कोई तनाव नहीं है। और जब कोई तनाव नहीं है तो आपका काम 100% होना ही चाहिए। अगर आप अपने आप को प्रोफेशनल एक्टर बोलते, और प्रोफेशनल एक्टर बोलते हो तो प्रोफेशनल तरीके से काम करिए। फिर अगर कहेंगे कि नहीं नहीं वो तो प्रॉपर्टी थोड़ी सी मैंने दाएं रखी, तो क्यों रखी दाएं? आपको तो मिल गई थी सही समय, तो बाएं तरफ ही रखनी थी ना आप, वो मेरी गलती नहीं। तो ऐसे करके मेरा मानना रहता, फिर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, फिर तो आपको 100% परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा। और अगर परफॉर्मेंस दोगे तभी हम आगे बढ़ सकते, नहीं तो फिर कैसे। तो मैनेजमेंट को मैंने हमेशा इंपॉर्टेंट माना और मैं करता हूँ, और मेरी इच्छा भी है कि एक फील्ड आगे बढ़ना चाहिए और इस तरह के लोग भी आना चाहिए जो थिएटर में एक्टिंग भी नहीं करें, डायरेक्शन भी नहीं करें, सिर्फ मैनेजमेंट करें। एक्टिंग मैनेजमेंट भी एक विषय होना चाहिए, क्योंकि सॉरी, थिएटर मैनेजमेंट भी एक विषय होना चाहिए। अगर वो जब तक विषय नहीं होगा तो मुझे लगता है कि एक कमी थोड़ी सी रहती है हमारे, क्योंकि वही एक्टर भागते रहते हैं, कभी डायरेक्टर भागता रहता है, कभी कोई और लोग भागते रहते हैं इधर उधर, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से होता नहीं। मुझे लगता है हमेशा जैसे फिल्मों में होता है कि फिल्मों में प्रोडक्शन मैनेजर होता है, लाइन प्रोड्यूसर होता है, जिसका काम ही होता है कि वो जाके देख के आता है कि भाई शूटिंग की लोकेशन है तो यहाँ पे भाई हम ग्रीन रूम किधर बनाएंगे, वैनिटी वैन किधर खड़ी करेंगे, हमारा इक्विपमेंट किधर होगा, इक्विपमेंट वहां तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, उतने ऊपर तक क्रेन जा पाएगी कि नहीं, इमीडिएट जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, ये सब चीजें वो पहले करता है, तभी वो रिजल्ट में 100% निकाल के आ पाता है। आपने लोकेशन तो बहुत अच्छी चुन ली है लेकिन वहां तक इक्विपमेंट ही नहीं जा पा रहा है, तो फिर कैसे रिजल्ट आएगा? जब वो कैमरा नहीं पहुंच रहा, लाइटें नहीं पहुंच रही, तो कैसे हो? तो इसीलिए फिल्मों में बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है कि मैनेजमेंट ही सब चीजों का रिस्पॉन्सिबल होता है, हर डिपार्टमेंट उसी पे डिपेंड करता है और वही सबसे एक तरीके से कोलैबोरेशन करके और उस प्रोडक्शन को करता है जिसकी वजह से फिल्म का पूरा सही रूप आपके सामने आ पाता है।
तो मेरा अपना मानना है कि मैनेजमेंट है और मैंने उसमें बहुत रुचि ली है। मुझे कभी वो ऐसा काम नहीं लगा कि छोटा, लोगों का मानना है कि उसको बहुत छोटा लगता है। जब मैंने अपनी रेपटरी बंद होने के बाद जो मेरा क्राइसिस था, उसके बाद मैंने जब ये काम शुरू किया था फिल्मों का कोऑर्डिनेशन करना, एज ए लाइन प्रोड्यूसर काम करना, मैनेजमेंट के तरीके से काम करना, तो लोगों ने मुझे बताया कि अरे ये तो मतलब बहुत छोटा काम है यार, तुम तो मतलब बॉम्बे वालों के लिए होटल ढूंढते फिरते हो, उनके लिए गाड़ी का अरेंजमेंट करवाते हो, उनके लिए परमिशन लेने के लिए तुम सरकारी दफ्तरों में भटकते फिरते हो। उस समय मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता था कि कोई वो छोटा काम है, क्योंकि वो काम मैं सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे थिएटर करना, थिएटर के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो वो मैंने एक तरीका निकाला, उसमें मुझे कोई शर्म नहीं आती थी कि अगर मैं उनके लिए होटल देता हूँ या उनके लिए मैं मतलब गाड़ियों का इंतजाम करता हूँ या उनके लिए मैं लोकेशन के लिए, परमिशनों के लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाता रहता हूँ, मुझे लगता क्या बुरा है? ये थिएटर की ग्रांट के लिए कर रहा हूँ, थिएटर के लिए पैसे के लिए कर रहा हूँ, तो क्या बात? क्योंकि मुझे वो करना है और मुझे ये भी मालूम है कि उसमें पैसा नहीं है, लेकिन पैसा तो चाहिए ना मुझे, कैसे रहूंगा? तो ऐसे करके मैंने वो फिर अपना तरीका निकाला और वो बहुत सक्सेस। मुझे नहीं लगता कि मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं होती उसके बाद। मैं 20 साल से मतलब लगभग 2001 से लेकर आज 2021 हो गया, मेरा सारा जो ग्रांट है फिल्मों से ही आता है। फिल्म और टेलीविजन के काम करता हूँ, साल में 2 4 5 काम कर लेता हूँ, जिससे मेरा मेरा खुद का खर्चा, मेरे थिएटर का खर्चा, मेरे सारे काम का खर्चा सब निकल आता है। बढ़िया चलता है। अब आगे कोई कुछ पूछना चाहे तो स्क्रीन पे अपना एक सवाल करे तो मैं बात करूं, या गोविंद जी कुछ बताएं मुझे कुछ सर, आगे मुझे क्या करना चाहिए? देखिए अभी तक आ, वापस से रिज्वाइन करना होगा मुझे। क्योंकि इसके बाद मेरी जर्नी थिएटर और फिल्मों के बीच की रही, इसलिए मैं आगे उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा। फिल्मों का काम जो मैंने किया तो उसके लिए भी मेरा एक तरीका था। मुझे मालूम था कि मेरे को बहुत सारे लोगों से मेरी पहचान नहीं थी बॉम्बे में, लेकिन मेरा एक टारगेट था कि एक काम जो करके जाए वो फिर दोबारा आए तो मेरे पास ही आए, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई उससे वहां पूछे तो वो मेरा इनाम, क्योंकि तभी मेरा काम मल्टीप्लाई होगा, तभी मेरा काम बढ़ेगा और तभी मेरा फायदा है। तो उसके लिए मेरी इज्जत थी कि जिस आदमी के साथ मैं काम करूं उसको कभी नाराज नहीं कर। तो वो मैंने हमेशा की कि फिल्मों की जो भी रिक्वायरमेंट जैसी भी होगी तो उसमें एक मेरा किस्सा है। जी। वो एक किस्सा है मकबूल का, जिसमें विशाल भारद्वाज जी डायरेक्टर थे और उन्होंने एक रिक्वायरमेंट दी थी मुझे कि मुझे बंटी छिपकली चाहिए। मैंने कहा छिपकली मैं ला दूंगा आपको, तो बोले नहीं वो रबड़ वाली नहीं चाहिए, मुझे जिंदा चाहिए। मैंने कहा सर वो क्यों? तो बोले एक सीन है जिसमें वो दीवार पे छोड़ेंगे और वो चलेगी, वो ऐसा होगा। मैंने कहा ठीक है चलिए मैं सोचता हूँ उसके बारे में। मैंने कहा कब चाहिए? 7 8 दिन से। तो बस उसका सोचता रहा, मन ही मन में एक चलता रहा कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। तो मैंने कहा मैं पकड़ूंगा, मैं छिपकलियां पकड़ूंगा और लेके आ जाऊंगा। तो बोले वो 2 4 5 चाहिए होंगी हमें, क्योंकि वो रीटेक के लिए तो फिर वापस आएगी नहीं, वो तो एक बार छोड़ा तो चली जाएगी वो। तो मैंने वो सोचता रहा कि कैसे करूं कैसे करूं। अचानक मुझे एक न्यूज ख्याल में आई। उस समय की वक्त की बात है कि कुछ समय पहले एक अखबार में ये छपा था कि एक भोपाल में एक लड़का है
जो छिपकली खाता है। तो वो मुझे ख्याल था जिस न्यूज़पेपर में था, वो उस न्यूज़पेपर के दफ्तर में गया मैं, भास्कर में। वहाँ मैंने पता किया कि भैया ये किसने छापी थी न्यूज़। वो जर्नलिस्ट से मिला, उससे मैंने पूछा कि यार ये जो खाता है वो कहाँ रहता है, उसका पता बताइए। तो उन्होंने बताया वो भी खाता है, उसकी बहन भी खाती है, और बोले वो वहाँ रहता है हमारे यहाँ कोटरा करके जगह है, कोटरा की वो जो लाइन है उसमें बोले वो साइन बोर्ड पेंट करता है। उस समय फ्लैक्स का जमाना नहीं था, तो साइन बोर्ड पेंट करता है। बोले वो आदमी है और ऐसी ही दुकान है, वहाँ चले जा। मैं गया वहाँ, मैंने उससे जैसे ही पूछा, तो चूंकि मेरे बाल बड़े थे, मेरा पोनी वोनी बंधा था, तो उसको लगा मैं पत्रकार हूँ। तो वो मुझे गाली देने लगा, बोले आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, सबको बता दिया कि हम छिपकली खाते हैं, अखबारों में छाप दिया है। तो बोले हमको कोई ना तो पानी देता है, ना हमको घर में घुसने देता है, ना बच्चों को छूने देता है। तो मैंने कहा भाई तुम जहरीले हो ही गए। वो पूरे उनके नाखून वाखून सब हरे हरे थे और पूरी आंखें भी नीली थी। तो मैंने कहा कौन छूने देगा, तुम खाते हो इसलिए दूर ही रहेंगे लोग। तो बोले नहीं नहीं, आप हमको कुछ नहीं करना। मैंने कहा देखो मेरे को तुमसे कोई काम नहीं, मेरी एक फिल्म है जिसमें मुझे जिंदा छिपकली चाहिए, और तुम खाते हो तो तुम आसानी से पकड़ लेते हो, तो बस वो चाहिए और तुमको मैं पैसे दूंगा। मैंने कहा कितने पैसे दोगे, मैंने कहा तुम बताओ। तो बोले मुझे 1000 रुपए चाहिए। मैंने कहा मैं तेरे को 10,000 रुपए दूँ, वो बड़ी फिल्म थी। तो मैंने कहा 10,000 रुपए दूंगा, लेकिन मेरे को तू 8, 10, 15 पकड़ लेना। बोला हाँ पकड़ लूँ। और वो यही हुआ कि जिस दिन जरूरत थी मैं उसको पकड़ के ले गया और वो साथ में ले गया। तो ये एक मेरा किस्सा है कि मेरी जिद रहती है कि अगर किसी ने मुझे कुछ कहा है तो उसको कैसे भी करके खत्म करो। उसको ये मत बोलो कि हाँ हो जाएगा, फिर एंड टाइम पे आप बहाने मत करो, ये तो इस कारण नहीं हो पाया या उस कारण नहीं हो पाया, या तो होगा या तो नहीं। तो ये एक मैंने अपना बना रखा है कि बॉम्बे वाले जो आते हैं उनको जो जरूरत होती है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से करूं, नहीं करूं तो पहले ही मना कर देता हूँ कि ये मेरे से नहीं हो पाए। तो उससे फायदा ये होता है कि आपको वही लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उन्हीं के थ्रू आपको आगे काम मिलता है और जो आगे चलता है। सॉरी मेरा मोबाइल बंद हो गया था, इसलिए मैं बीच से गायब हो गया था। हाँ है ना। मनोज भाई कह रहे हैं भारतेंदु में मैनेजमेंट का विषय है, बिल्कुल है, पढ़ाया भी जाता है, लेकिन अच्छा वो जिस तरह से जैसे बताया जाता है वो हम प्रैक्टिकली नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब मैं लंदन गया और मैंने मैनेजमेंट को समझा, स्टेज मैनेजमेंट को या चीज़ों को, कि एक समय के बाद अगर कोई रेपेट्री है, जैसे अब मैं स्टेज मैनेजर हूँ भी रेपेट्री का, एनएसडी रेपेट्री का, तो सारा प्रोडक्शन स्टेज मैनेजर के हाथ में हो जाता है। कि मतलब जब ओपनिंग होनी होती है प्रोडक्शन की, कि 2 दिन पहले वो पूरा प्रोडक्शन डायरेक्टर का हाथ में रहता ही नहीं है। नहीं रहता। वो कब लाइट आएगी, कब कॉस्ट्यूम आएगा, कब एक्टर तैयार होगा, सबका कॉलिंग स्टेज मैनेजर के हाथ में होता है। ये बड़े बड़े जगह में होता होगा, लंदन में तो सब स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाता है, लेकिन अभी भी इंडिया में मैनेजमेंट हमारी रेपेट्री में भी था, हमारी रेपेट्री में भी रंगमंडल में भी था कि स्टेज मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ तो डायरेक्टर आता था, वो महीने 1.5 महीने 2 महीने के लिए आता था और वो प्ले डायरेक्टर से चला जाता था। वो प्ले 10-10 साल चले, तो 10-10 साल की जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन थे, मान लो कोई एक्टर को रिप्लेस करना है तो वो स्टेज मैनेजर का ही पावर होता है, क्योंकि बार बार तो हम जर्मनी से नहीं बुला सकते। राइट जी। तो वो वही पूरा पावरफुल होता है। वहीं से मेरे पोस्ट मुझे बहुत अच्छी लगी और उसको ही देखना पड़ता था कि सेट प्रॉपर लगा है कि नहीं, प्रॉपर कॉस्ट्यूम पहनी कि नहीं, प्रॉपर मेकअप किया है कि नहीं, प्रॉपर लाइटिंग हो रही कि नहीं, प्रॉपर म्यूजिक है कि नहीं तो वो टोकता था और उसको राइट भले ही मैं जूनियर हूँ लेकिन मैं अपने सीनियर हूँ कह सकता था कि सर आपको यहाँ आके बैठना पड़ेगा। हाँ, उसको सारे प्लान कलेक्ट करके रखने होते हैं कि सेट का प्लान क्या है, लाइट का प्लान है। बंटी भैया, ये सात्विका जी पूछ रही है कि आप उनसे पूछिए कि नया नाटक कब करेंगे बंटी भाई से। वही बात कह रही जो बोला है, क्योंकि मेरे को जो मेरा पिछला नाटक है उसको करे हुए शायद 15 साल हो गए, तो 15 साल से मैंने कोई नाटक नहीं किया है और वो बहुत इस बात से मेरे से खफा है। और मैंने अभी एक नाटक की शुरुआत की है, अपने लेवल पे करी है अभी शुरुआत, क्योंकि पहले मैं खुद करता हूँ और उसका एक प्रोसेस और है जो कन्हैया ने भी पूछा था सवाल कि मैं स्क्रिप्ट को मैं पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ और अलग अलग समय पे पढ़ता हूँ, थोड़ा सा गैप करके पढ़ता हूँ, मतलब 2 महीने बाद पढ़ूंगा, 3 महीने बाद पढ़ूंगा, कभी भोपाल में पढ़ूंगा, कभी दिल्ली में पढ़ूंगा। तो मेरा मानना है कि हर जगह की मनस्थिति आपकी अलग होती है, हर समय की मनस्थिति अलग होती है, हर मौसम की मनस्थिति अलग होती है, तो हर वक्त आपकी सोच भी बदलती रहती है। तो मुझे उस नाटक को डिजाइन करने के बहुत सारे आइडियाज अलग अलग लगते हैं। एक समय लगता है मुझे कि नहीं मैं इसको टेबल पे बिठाऊंगा,
तो 3 महीने बाद मुझे लगता है कि नहीं यार, इसको तो पलंग पे बिठाना चाहिए। तो वो सीन मुझे जो दिखते हैं मेरे नजरिए से, या मैं जो भी उस समय के मूड में होता है, या उस समय की जो ऑब्जर्वेशन मेरा रहता है, तो मुझे बहुत सारी लाइब्रेरी मेरी बन जाती है। तो जब मैं फाइनली प्ले को जब डायरेक्ट करता हूँ, डिजाइन करता हूँ, तो उस लाइब्रेरी में से मैं बहुत सारे पन्ने निकालता हूँ। जब मैं दिल्ली में था तब मैंने इस सीन को सोचा था जब वो पलंग पे बैठा था, लेकिन जब मैं बंबई में था जब मैंने सोचा कि ऐसा था, और जब मैं भोपाल में था तो मैंने सोचा था कि जमीन पे बैठाऊं। तो मुझे लगता है कि नहीं, जमीन वाला अच्छा है तो फिर जमीन वाला रख देता हूँ, या पलंग वाला अच्छा है तो पलंग वाला रख देता हूँ। तो ऐसे करके इसलिए मुझे समय लगता है। तो स्वास्तिका जी को कहिएगा कि बहुत जल्दी अब लेकिन करूंगा। नहीं, वो एक्चुअली जो आपने दो तीन बातें बोली थी और मैं गायब हो गया था कि अभी हाँ जब हाँ दिलीप कुमार साहब मरे तो मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था कि दिलीप कुमार साहब ने 50 साल में सिर्फ 85 फिल्म की। उन्होंने ज्यादा बिल्कुल फिल्में नहीं बिल्कुल। की, क्योंकि ज्यादा मैं फिल्मों पनिकर पे जी का बिलीव ही नहीं उदाहरण करते थे। पनिकर जी ने तो मतलब पता नहीं कब से थिएटर शुरू किया था, और वो तो मतलब 85 86 साल तक रहे, वो जब तक रहे शायद। और इतने साल तक उन्होंने 39 ही की। और रतन जी का भी यही कहना है कि रतन जी के करीब 8 से 10 नाटक ऐसे हैं जो उन्होंने पूरे तैयार करके शो नहीं किया, बंद कर दिया, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं थे उससे। तो मुझे लगता है कि जब इतने लोगों को इतना समय लगा, उसके बावजूद भी वो इतने कम नाटक कर पाए। लेकिन आज मैं कईयों के बायोडाटा में देखता हूँ कि उनका लिखा रहता है कि 250 नाटक कर लिया, या 350 नाटक कर लिए मैं। तो मैंने को नहीं मालूम है, लेकिन ये कैसी कैपेसिटी है, मेरे में तो नहीं है वो कैपेसिटी। मैं तो अगर लाइफ में 25 भी कर पाया तो मैं मान लूंगा कि मैंने काफी काम कर लिया। क्योंकि नाटक को आप जब तक, बाबा हमेशा क्या करते थे कि उसको जिंदा रखिएगा। आप नाटक एक शो करके मार दिया, फिर क्या फायदा, वो तो फिर संख्या बढ़ाने वाली बात है। लेकिन कब तक जिंदा रखोगे आप? आप लगातार नाटक करते हैं तो नयापन कैसे लाएंगे उसमें? उसके लिए टाइम हाँ चाहिए, वो हाँ, पकता है टाइम और चाहिए, लंबा समय टाइम लेता है। चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो तो वो फिर चाहे वही मैं जो एक्टिंग बात हो। कर रहा हूँ कि विजुअल रीडिंग करा देंगे, वो विजुअल रीडिंग तो आप एक साल में 12 नाटक में कर सकते हैं, हर महीने कर सकते हैं एक नाटक, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन वो विजुअल रीडिंग होगा, रीडिंग होगा। कुछ लोगों के, पांखी कश्यप के और बहुत सारे लोगों के, नाट्य लोक संस्थान के और मनोज भाई का प्रश्न है कि हाँ, बंटी भाई से कहिए कि मतलब उन्होंने लाइट में भी बहुत समय गुजारा है, लाइट डिजाइनिंग को लेके, तो उस एक्सपीरियंस को भी शेयर करें। लाइट डिजाइनिंग का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा एज एक्टर, एज अ डायरेक्टर, क्योंकि आपने हर पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया है, क्योंकि आप में एक्टर भी रहता है, डायरेक्टर भी रहता है, एक डिजाइनर भी है जो लाइट भी करता है। तो उस सारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में बताएं ना। देखिए लाइट का मेरा, मैंने पहले भी बताया था शायद कि मैं लाइट को हमेशा को एक्टर मानता हूँ। मैंने लाइट को कभी भी टेक्निकल काम नहीं माना। तो मैं उतना ही अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ जितना एक को एक्टर होता है, और उसी तरीके से मैं मेरी लाइट के थ्रू मैं परफॉर्म करता हूँ। तो मैं भी उतना ही मजा लेता हूँ जितना आदमी स्टेज पे एक्टिंग करके लेता है। नंबर वन, पहली ये मेरी अप्रोच है, बेसिक अप्रोच है नाटक। कि नाटक को मैं ये नहीं करता कि यार वो तो मर रहा, मरने दो, नहीं। अगर वो कमजोर पड़ रहा है तो मैं लाइट से उसको कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ, एज ए को एक्टर जैसे होता है। ये कई बार कहते हैं कि यार नाटक थोड़ा सा स्लो जा रहा है, अगला एक्टर जो जाने वाला होता है उससे कहते हैं यार थोड़ा सा उठाना है यार। तो मुझे लगता है वो मैं लाइट से भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? ऐसा मेरा सोच है। कितना प्रैक्टिकल होता है ये बात अलग है, लेकिन मैं करता हूँ। दूसरी चीज है कि मेरा मानना है कि लाइटें हमेशा स्टेज पे एक सपोर्टिंग एलिमेंट है। नाटक एक सहायता करता है, वो मेन नहीं। तो मेरा अपना मानना है कि अगर किसी नाटक में कोई ये आके मुझे कहता है कि बट्टी भाई आपकी लाइट बहुत अच्छी है, तो मैं इसको अपनी हार मानता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर वो कहता है कि लाइट बहुत अच्छी थी, इसका मतलब था कि नाटक खराब। वो सुनना मैं नहीं चाहता। मैं ये सुनना जरूर चाहूंगा कि नाटक की लाइट बहुत अच्छी। तो नाटक के अगर अनुरूप अगर आप लाइटिंग करते तो ठीक है, अगर नाटक को ओवरटेक करते तो मुझे लगता है वो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं नहीं मालूम मुझे, लेकिन मुझे लगता है वो अनजस्ट है, वो अन्याय है। आप मतलब नाटक को ओवर शेडो करके लाइट ही लाइट कर दोगे, तो वो तो मेरा परफॉर्मेंस हो गया ना। वो बेचारा जो डायरेक्टर है, वो जो राइटर है, वो तो सब, जो एक्टर है वो तो सब आपने कचरे में डाल दिया। और मुझे लगता है कि नाट्य शास्त्र के हिसाब से पहली प्रायोरिटी तो एक्टर ही है, फिर डायरेक्टर, एक्ट और राइटर, ये लोग हैं। उसके बाद आहार्य आता है, मतलब वो सारी चीजें कि मेकअप के बाद वो आता है। और कोई भी चीज होती है ना कि आदमी
ये सब सपोर्टिंग है। मैंने बहुत देर तक मैं आपके कॉस्ट्यूम थोड़ा ना देख सकता हूँ ना, एक बार मैं आपको देखूंगा, अरे बहुत सुंदर कॉस्ट्यूम, तो इतने में मेरी अनुभूति हो गई। अब मैं 2.5 घंटे ये बोल के नहीं बैठूंगा बार बार कि अरे बहुत सुंदर कॉस्ट्यूम है, बहुत सुंदर कॉस्ट्यूम, क्योंकि उसके बाद मुझे कंटेंट चाहिए, कि कंटेंट है तो मैं बैठता हूँ। नहीं तो कॉस्ट्यूम देख ली, मेरे को वो अनुभूति हो गई, मुझे सुख मिल गया, अब मैं बाहर जाऊंगा। मेकअप देख लिया, अब मुझे वो सुख मिल गया, अब मैं बाहर जाऊंगा। प्रॉपर्टी देख ली मैंने, सेट देख लिया, सेट को कितनी देर देखूंगा। हाँ, लेकिन सेट उसको पूरे उस नाटक में वो सपोर्ट करता है कि उस माहौल को बनाए रखे, कि अगर एक होटल है तो वो दिखता है कि होटल में बैठे हैं, ऐसा नहीं लगता कि कमरे में बैठे। तो वो एक उसको सपोर्ट करता है। बट वो अगर प्रायोरिटी हो जाए कि नहीं यार होटल बहुत अच्छी बनी थी, तो इसका मतलब एक्टर तो करे थे सब, या वो नाटक का कोई कंटेंट ही नहीं था, कहानी नहीं थी उसकी कुछ। तो मेरा वो मानना है कि मैं उस अप्रोच से कभी काम नहीं करता, मैं कभी ओवर शेडो को अच्छा नहीं मानता। मेरा मतलब है आप सपोर्ट करो नाटक, क्योंकि आपका काम ही सपोर्ट का है, आपका काम लीडिंग का नहीं है। फिर आप अपना लाइट शो करो ना अलग से लीडिंग के लिए, फिर आप बताओ उसमें कितनी ताकत है आप में। क्योंकि तापसदा के साथ जो मैंने वर्कशॉप किया था, तापस सेन जी के साथ में, क्योंकि मैंने तो जो सीखा लाइट वहीं पे सीखा, और लाइट सीखने का भी एक कारण है मेरा, कि मेरा घर चूंकि मेरे भारत भवन से बहुत दूर था, तो दोपहर में जो हमारा एक लंच जो लंबा हो जाता था, करीब 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का लंच होता था हमारा, लंबा होता था, तो उसमें मैं घर नहीं जाता था, क्योंकि मेरा घर बहुत दूर था, तो जाके आने में उतना ही टाइम हो जाएगा, तो मैं भारत भवन में ही रहता था। तो जिनमें जो लाइट वाले, उस समय मैं तो जूनियर था, तो लाइट मैं नहीं करता, तो दूसरे करते, लेकिन मैं वहां रहता था तो वो पकड़ लेते थे मुझे, जरा आप सीढ़ी पकड़ाओ, तो मेरा काम था वो सीढ़ी उठा के रखता था। तो अब पहले तो मुझे लगता था यार ये क्या बेवकूफी का काम है, लेकिन जूनियर है तो करना रहता था, करता था। लेकिन कब तक आप निर्लिप्त रहोगे, तो कभी कभी ऊपर देखता था कि करते क्या है यार, तो वो लाइट टांग रहा रहता था, तो कभी उसने लाइट यहाँ से खोल के दूसरे बार पे लगाई, तो मैं कई बार पूछ लेता था कि यार आपने यहाँ से वो खोल के पीछे क्यों ले गए, या पीछे से लेके आगे क्यों ले गए। तो वो बोलता नहीं यार यहाँ से कर रहा था, तो ये जो शेडो है ये सेट पे जा रहा था, तो ये शेडो नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये डिस्टर्ब करेगा, तो ये शेडो फ्लोर पे गिरना चाहिए। तो ये ग्रामर मन में मान ली कि अच्छा यार ऐसा होता है। ऐसे करते 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 फिर ये हुआ कि कोई कंसोल पे नहीं, तो उन्होंने कहा यार वो 1 नंबर का जो बटन है ना उसको ऊपर कर दो, तो वो ऊपर कर दिया, तो वो समझ में आ गया कि होगा। फिर किसी ने कहा कनेक्शन कर दो, तो कनेक्शन करना सीख लिया। तो ऐसे करते 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 मैं कब सीख गया वो वाली बात थी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि मेरे को जो लाइट करनी है, मैं पूरी एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ अपनी लाइट की, मेरे नाटक की, जिसमें पूरा लॉजिकली होता है कि ये लाइट मैं क्यों दे रहा हूँ, उसके बाद मेरा लॉजिक, तो मैं पूरी लॉजिकल लाइट करता हूँ। इसीलिए कई बार लोग मुझे कहते हैं कि तुम अपने नाटक की लाइट बहुत अच्छी करते हो, लेकिन मेरा ये रहता है कि मैं पहले दिन से लाइट डिजाइन करना शुरू कर दूं। जब मेरा पहले ब्लॉकिंग जो मैंने जॉर्ज से सीखा था, जॉर्ज लवादो जो आए थे, उसमें मैं लाइट कर रहा था, जो फैदरा किया था, और जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि बहुत जबरदस्त नाटक हुआ था वो, और पूरे हिंदुस्तान में उस नाटक ने तहलका मचा दिया था। तो उसकी लाइटिंग में करता था, डिजाइन उसी का था, मैं तो सिर्फ एग्जीक्यूट और ऑपरेट करता। तो उनसे मैंने ये सीखा था कि जैसे ही वो जिस दिन अनाउंस हुआ प्ले, वो ब्लॉकिंग शुरू कर रहे थे, तो मैंने अपना बैग वैग लिया, मैंने कहा अपन तो कैंटीन में बैठेंगे यार। मैं जैसे ही जाने लगा तो उसने बुलाया, बोले मिस्टर जोशी इधर आइए। मैंने कहा जी। बोले कहाँ जा रहे हो आप? मैंने कहा मैं तो कैंटीन जा रहा हूँ। बोले क्यों? मैंने कहा सर आप तो ब्लॉकिंग करेंगे ना, तो मेरा क्या काम है? तो मतलब 15-20 दिन महीने भर बाद मेरा काम आएगा लाइट। बोले नहीं। बोले आप कैबिन में जाइए और लाइट ऑपरेट करिए। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा यार ये अंग्रेज आए, ये कुछ ऐसे ही रहते हैं, मतलब ये पागलपन वाली बात है। आज पहला दिन ब्लॉकिंग करना शुरू करा, लाइट क्या करूंगा? तो मैंने कहा सर यहाँ तो अभी 2-4-5 लाइट ही टंगी है, ज्यादा थी नहीं। हमारा वो पीछे वाला छोटा थिएटर है, उसमें वो प्लेट डिजाइन हुआ था, अभिरंग जिसे बोलते थे। तो वो बोले नहीं, बोले जो है जहाँ है। मैंने कहा सर वो तो फोकस भी इधर उधर है। बोले जहाँ है वो तो आप डार्क करो, और बोले आप लाइट ऑपरेट करो, मैं ब्लॉकिंग करूँ। चलिए वो मैं 3-4 घंटे वो जब तक ब्लॉक करते रहे, मैं अपनी मर्जी से जो मेरे को लाइट होती है उसको जला देता था, जिसको कम करना कम कर दिया, ऐसे करता रहा। जैसे ही वो रिहर्सल खत्म हुई, उन्होंने पहले एक्टरों से बात करी, फिर मुझे बुला लिया। वो मुझे बोला, बोले तुमने ब्लॉकिंग देखी? मैंने कहा हाँ। बोले क्या देखा? मैंने कहा वो किंग आता है, ऐसा डायगनल आ रहा है तिरछा। तो बोले उसके लिए कहाँ से लाइट होनी चाहिए? तो मैंने कहा सर ये सामने से आनी चाहिए, यहाँ से। बोले ओके। तो ऐसे 2-4 पोस्ट पूछे, और बोले जब तक लग के जब तक ये लाइटें लगा के रखी। तो मैंने वो 2 लाइटें लगा के रखी, और जब उसके बाद शाम वाला सेशन शुरू हुआ, तो उसमें वो किया। फिर शाम सेशन के बाद फिर बुलाया, फिर बोले अब तुम्हें कैसे लगता था? मैंने कहा सर एक वो पिलर पे भी लाइट होनी थी, वहाँ पिलर आपने जो रखा। तो बोले ठीक है, कल सुबह की रिहर्सल में वो लाइट लगा लें। ऐसे करते करते महीने भर में
उस छोटे से ऑडिटोरियम में 168 लाइट का वो प्लान तैयार हुआ, जिसमें मैं रोज लाइटें लगाता था, रोज लाइटें निकालता था, रोज लगाता था, और रोज अलग अलग एंगल से, अलग अलग इंटेंसिटी पे, अलग अलग फिल्टर पेपर को ट्राई आउट करता। तो एक तरीके से जो एक्टरों के साथ प्रोसेस चल रही थी, वो मेरी लाइटिंग की प्रोसेस थी, पूरी मेरी 1.5-2 महीने चली। और उसका नतीजा था कि उस नाटक की लाइट देखने के लिए कई लोग कहते थे कि यार ऐसा मैंने नहीं देखा। और सच में एक वो अलग अप्रोच है जो मेरे को उसने सिखाई, जो मैं आपको बता नहीं सकता, वो प्रैक्टिकली दिखा, लेकिन वो आज भी मेरे को बहुत काम आती है और मेरे लिए वो बहुत फायदे की थी। लेकिन वो मैंने वो एक ही डायरेक्टर के साथ इस तरीके का काम किया। नहीं तो जनरली जब नाटक पूरा तैयार हो जाता है, जब आप लाइट वाले को बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि लाइट, तो भाई वो तो जब ही करेगा ना जब आपने बाउंड्री में बांध दिया उसको। तो मेरे नाटक में मैं ये करता हूँ कि जिस दिन मैं ब्लॉकिंग करना शुरू करता हूँ, मेरा उसी समय मेरे को याद हो जाता है कि इस समय यहाँ से लाइट दूंगा, तो मेरा लाइट प्लान भी वैसी प्रोसेस में चलता रहता है। इसलिए वो मेरे नाटक की लाइट नो डाउट अच्छी होती है, जो दूसरों के नाटक में वही 2 दिन 3-4 दिन पहले जाके करता हूँ, तो मेरे पास लिमिटेशन हो जाता है। ये एक कारण। तो ये प्रोसेस है। नहीं, वो एक्चुअली जो आपने प्रोसेस की बात की, एक्चुअली वो सही प्रोसेस है, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, ऑडिटोरियम 2 दिन के लिए मिलता है, 2 घंटे के लिए मिलता है, या ऑडिटोरियम मिलता ही नहीं है, तो बिल्कुल सही, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कहाँ? वो तो उस आदमी का बिल्कुल भला सही, हो जिन्होंने मानता हूँ। एक्सपेरिमेंट करवा दिया। हाँ, नहीं वो आप मानते हैं कि रेपर्टरी में तो पॉसिबल है, लेकिन एपर्चर में नहीं। लेकिन उसको सोचा तो जा सकता है ना। जब आप सोचोगे, जैसे मेरे पास भी कोई मेरा थिएटर थोड़ा ना है, या मेरे पास लाइटें नहीं होती, मुझे भी वो एक दिन पहले ही लाइट मिलती है या उसी दिन मिलती है, लेकिन मैं सोचता रहता हूँ। और मेरे एक्टरों को मैं कभी भी वो टेप नहीं लगाता, क्योंकि मेरी ब्लॉकिंग ही ऐसी होती है कि मुझे मालूम है कि इस सीन में वो यहाँ आएगा ही आएगा, क्योंकि ब्लॉकिंग वैसी। तो वहीं मैं स्पॉट सेट कर देता हूँ, तो फिर उसको वो नीचे टेप लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मेरा मेरा ये कहने का मतलब कि हम करके तो नहीं देख सकते, लेकिन उसको मन में सोच तो सकते हैं ना। सोच के तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन आप पूरा नाटक डिजाइन कर देते हैं, फिर एकदम से एक लाइट वाले को बुला के करते हैं, यार लाइट कर दो, अच्छी लाइट कर दो। अरे तो तुमने जैसा ब्लॉक किया होगा वैसी तो लाइट करेगा वो, अच्छा कैसे कर देगा? और फिर आप कहते हो तुमने अपनी बहुत अच्छी करी। तो भाई अपनी करते समय मैंने ब्लॉकिंग भी देखी, उस समय मैंने उस समय लाइटिंग भी देखी, और वो महीने भर की प्रोसेस सोचता रहा मैं, करा नहीं, प्रैक्टिकल नहीं किया, लेकिन सोच तो रहा था। आप क्यों नहीं सोचते? आप भी उसको पहले लाइट वाले से कहो कि पहले दिन से आ बेटा बैठ, तू मेरे साथ महीने भर की रिहर्सल कर, फिर तू लाइट कर, तब मजा आएगा। तभी मुझे लगता है कि वो फिर एक बनता है, जो अब नहीं हो गया, कम होता है। तो वो है। वो मतलब वो मेरे साथ भी है कि मतलब नाटक से पहले लाइट दिखती है कि हाँ, आदमी चलेगा, बाद में लाइट पहले दिख जाएगी कि वो बस कौन सी लाइट बस, लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बंटी भैया, ये देवेंद्र सिंह ग्रोवर जी का एक प्रश्न है कि हाँ बंटी दादा के गेटअप पर भी चर्चा में रहा है, उनके हाँ कैप, उनके बैग, उनके हाँ बारे में बंटी भाई क्या कहना चाहेंगे? हाँ। मैं मतलब पता नहीं क्यों मुझे एक मेरी बचपन से आदत है कि बहुत समय तक मैं एक काम नहीं कर पाता, मैं बहुत जल्दी ऊब जाता हूँ किसी एक काम। इसीलिए शायद मैंने ये सब चीजें सीखी भी। मतलब बैक स्टेज में मुझे कईयों ने कहा कि तुमने किसी एक चीज में एक्सपर्टीज क्यों नहीं करी, तुम तो सब करते हो, तुम लाइट भी करते हो, तुम सेट भी लगाते हो, कभी म्यूजिक भी करते हो, कभी मेकअप भी करते हो, कभी मास्क भी बनाते हो, कभी डांस भी करते हो, कभी कोरियोग्राफ भी कर देते हो। तो बोले ये क्या है, तुम्हें एक जगह रुकोगे तो तुम्हारी एक्सपर्टीज बनेगी। मैंने कहा मेरी एक्सपर्टीज यही है कि मैं सब कर लेता हूँ। मैंने कहा मुझे उसी में एक्सपर्ट बनना है। क्यों? क्योंकि मैं एक काम बहुत दिन तक नहीं कर पाता। तो ऐसे ही मैंने, जब तक मैं रहा हूँ, मेरे गेटअप भी मैंने बहुत बदले। क्यों? क्योंकि जैसा आप गेटअप रखते हो वैसा लोगों का आपके प्रति बिहेवियर हो जाता है। मतलब एक उदाहरण दूंगा मैं कि एक बार मैं पूना फिल्म शूट में कोई काम करने गया था, वहां से लौट रहा था। उस समय मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई, यानी पेट तक मेरी बड़ी दाढ़ी थी, मूछें थी, और मेरे बाल और बड़े थे, इससे भी बड़े बड़े थे, और मैं राउंड कैप लगाता था जैसे रजनीश लगाते। और उसी दिन लकीली मैंने एक शलवार पहनी थी नीचे काले कलर की, और ऊपर एक मैंने हाई नेक का, ठंड थी तो हाई नेक का एक मतलब पूरा बड़ा सा एक टी शर्ट ऐसा था, और वो मैरून कलर का था, वो पहन रखा था। और मैं करीब महीने 1.5 महीने से वहाँ एफटीआई में काम कर रहा था, तो मैस का खाना खा खा के मैं ऊब चुका था। तो क्या हुआ कि जब मैं ट्रेन में आके बैठा तो मैं, मेरी वो साइड वाली बर्थ थी, वहां मैं बैठा था, और उस समय सेकंड क्लास में था मैं, तो मैं बैठा साइड वाली बर्थ में। अचानक एक फैमिली आई जो कि 6 सीट पे बैठ रही थी उनको, तो वो पति पत्नी, उनकी 3 लड़कियां थी और एक लड़का था। वो 6 लोग आए, उन लोग वहां बैठे, और वो लोग क्या, सुबह सुबह गाड़ी चलती है पूना से भोपाल के,
तो सुबह सुबह वो खाना बना के लाए और बहुत बढ़िया खुशबू आ रही थी उस खाने की। और मेरे मन में वही एक जो मेरे शैतान दिमाग ने ये सोचा कि यार ये खाना बंटी तेरे को खाना है, अब कैसे खाना है ये तू सोच। तो उसके लिए मैंने सोचा कि अब देखेंगे जो भी होगा, लेकिन ये खाना तो खाऊंगा आज, भले ही मांगना पड़े तो मांगूंगा, लेकिन खाना खाऊंगा। और मेरी एक आदत है, जब मैं अकेला सफर करता हूँ, बहुत लंबा सफर है, कोई मेरा साथी नहीं है, तो स्टेशन पे जो छोटी छोटी किताबें मिलती हैं जो कि थोड़ी सी हास्यास्पद होती है, मतलब होता ना कि अचार बनाने के 10 नुस्खे, या इस तरह की किताबें खरीदता हूँ। तो उसी में मैंने एक मतलब ये था, ज्योतिष की एक किताब खरीदी, पतली सी, कि मतलब आपका भविष्य क्या होगा ऐसे करके। तो वो किताब मैं वो पढ़ के और ऐसा अधलेटा सा होके वो पढ़ने लगा। तो इतने में वो जो आदमी था, उस फैमिली का जो मालिक था, वो पानी की बोतल खरीदने मेरे खिड़की पे आया। तो मैंने अपने पैर समेट लिए, वो वहां से उसने बोतल ली, फिर उसने पढ़ा। तो बोले आप ये पढ़ रहे हैं? मैंने कहा हाँ। बोले क्यों? बोले आप जानते हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। बोले ये किताब? तो मैंने कहा हाँ ये मेरे शिष्यों ने लिखी है, तो मैं देख रहा था क्या लिखा उन्होंने, ऐसा करके। तो ये मेरा एक पहला पासा फेंका अपना कि मैं ज्योतिष हूँ, जबकि मेरा कोई वास्ता नहीं है ज्योतिष। अब वो बोले अरे आप जानते हैं तो आप बताइए वो। तो मैंने कहा नहीं, मैं खाना खाने के बाद बताता हूँ, अभी नहीं बताता, मैं पहले भोजन करता हूँ फिर बताऊँ। ऐसा कह के मैं चुप हो गया। वो आके अपनी जगह बैठ गया। थोड़ी देर में बाद में वो जो कैटरिंग वाले होते हैं वो आए, जो पेंट्री कार वाला होता है वो आया, उसने ऑर्डर लिया। तो मैंने बड़े अनमने मन से उससे कहा, मैंने कहा अच्छा क्या खाना है तुम्हारे पास? जबरदस्ती के सवाल जवाब करता रहा। फिर मैंने कहा अच्छा एक थाली मेरी कर देना। तो वो एकदम से वो साहब बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं गुरुजी हमारे साथ खाएं। तो अंधा क्या चाहे दो आंखें वाली बात है। तो उसको मना कर दिया, उन्होंने भगा दिया। फिर वक्त आया खाने का, उन्होंने मुझे बढ़िया खाना खिलाया। मैंने बहुत छक के खाना खाया, क्योंकि महीने भर से मैं मैस का खाना और वो घर का इतना स्वादिष्ट खाना बनाता, बहुत जम के खाया। खा पी के मैं जब आराम, मेरे तृप्ति हो गई। अब उस आदमी अतृप्त हो गया, क्योंकि उसको लगा आप बताएं। मैंने कहा अब आप आइए, अब मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद मैंने पूरा एक्टिंग किया, क्योंकि जिसकी 3 जवान लड़कियां हैं, पहला मैंने सेंटेंस बोला, मैंने कहा आप बहुत चिंतित रहते हैं। अरे तो जिसकी 3 लड़कियां ब्याही नहीं हो तो चिंतित रहेगा ही रहेगा। तो कुल मिला के मैंने जो बातें उनसे सुनी थी, उसी के रैपर बदल बदल के वही बातें थोड़ा सा और मुड़ी मुड़ी करके, कुछ चीजें जोड़ जाड़ के, और जो एक्टिंग का अपना एक स्किल होता है इम्प्रोवाइजेशन का, वो करके सब बातें उसको बता दी। अब भोपाल आ रहा था, जब मुझे लगा, मेरा अंदर से मेरा गिल्ट हुआ कि नहीं मुझे ये बहुत गलत काम किया, मैंने इनको सच बताना चाहिए। तो मैंने उसको बताया कि भैया मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, मैं तो एक्टर हूँ, और मुझे ये खाना खाना था, इसलिए मैंने आपको। तो वो मानने को तैयार नहीं था। वो कहता गुरुजी आप हमसे पिट्टा छुटाने वाले हो, इसलिए आप झूठ बोल रहे हो। और वो आज तक मुझे गुरुजी कहता है, और आज तक वो समझता है कि मैं साधु हूँ, या मतलब मैं कोई ज्योतिष हूँ। वो अभी भी मुझसे कुछ पूछता है, मैं उसको बता देता हूँ जो मेरे समझ में आता है, उसका भरोसा है। और मैं 50 बार कह चुका हूँ कि भैया मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं थिएटर में काम करता हूँ, मैं ड्रामेबाज हूँ, लेकिन वो नहीं मानता। तो ये इस तरीके का किस्सा है। तो ये भी एक नहीं, इसको तो कहते हैं करेक्टर में जाना। ऐसा करेक्टर में चले गए कि आदमी विश्वास ही नहीं करेगा कि ये गड़बड़ है। तो इस तरह से मैं क्या हमेशा गेटअप बदलता हूँ। तो मैं बहुत अलग अलग तरीके के कपड़े पहनता हूँ, बहुत अलग अलग तरीके के कपड़े पहनता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे आप कपड़े पहनोगे, जैसे आपका गेटअप होगा, वैसे लोगों का बिहेवियर बदल जाता है। तो अलग अलग लोगों के रिएक्शन जो आपको अलग अलग मिलते हैं, वो आपकी एक लाइब्रेरी बढ़ती जाती है। अगर आप नाटक करते हैं तो अलग अलग चरित्रों को जानने की कोशिश करना है। तो कई बार मुझे समझते हैं लोग कि यार ये बड़ा बहुत गुंडा आदमी होगा, कई लोगों को लगता है कि सात्विक आदमी है, कई लोगों को लगता है यार ये तो विदेशी आदमी है, मतलब विदेश में रहता है या इस तरीके का रहता है। तो मैं बहुत अपने आप को बदलता रहता हूँ, और इसीलिए बदलता हूँ कि लोगों का रिएक्शन मेरे लिए अलग होता है, और वो मेरे लिए ड्रामे के लिए मेरे लिए इंटरेस्टिंग। ये कारण की वजह से मेरे गेटअप, मेरी हेयर स्टाइल बदलता। एक बात होती है ना कि मतलब हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और फिर करेक्टर बनाते हैं। एक होता है कि हमने अपने आप को बना लिया, उनके रिएक्शन से करेक्टर बनाएंगे। अनुभव लेता हूँ जी, तो अनुभव से ही फिर मैं अपने कैरेक्टर को भी बता सकता हूँ कि अगर सामने वाला ऐसा कैरेक्टर है तो उसको ऐसे रिएक्ट करो आप, क्योंकि वो रिएक्शन मैं देख चुका हूँ या मैं समझ चुका हूँ। भैया बात करते करते 1.5 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला आपसे। मतलब इतनी कहानियां हैं, इतनी कहानियां हैं कि मतलब नहीं, लेकिन वो एक्सपीरियंस वाली कहानियां हैं। मतलब कि जैसे स्टेनिस्लॉवस्की साहब लिखते थे ना कि उनका एक्टर आता था और जो एक्सपीरियंस लेके आता था वो लिख देते थे पूरा। तो अगर आप वो सारे एक्सपीरियंस लिखे हैं तो थिएटर की बहुत उम्दा किताब बन सकती है। जरूर करूंगा कोशिश, है ना? जरूर करूंगा। अगर वो हो तो मतलब पता नहीं कितने लोगों को कितने काम आएगी वो किताब, है ना?
उसका तो एक अंश भी अभी हमने बात नहीं किया होगा जो आपके पास किताब है बहुत है ना। सिर्फ ये सालों में सब अनुभव अनुभव, सिर्फ किस्से कहानियां जो जो हमारे साथ हुआ है, जो रेपटरी में हमने जो अनुभव लिए हैं, बस वही मेरे पास है सब कुछ। भी है ना कि आपके अनुभव के साथ जो आपकी छाप लोगों में पड़ती है जो छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे मैं बताता हूँ चंदा। एक म्यूजिक का एक एक्सपीरियंस भी बताता हूँ, क्योंकि वो मेरा पार्ट छूट गया था। एक हमारा शो था भारंगम पहले में, फर्स्ट भारंगम में, कमानी में हमारा शो था मालविका के तरफ का। तो करण जी वो शो देख रहे थे, तो उसमें वो नाटक बाबा ने बुंदेली में किया हुआ है, हमारे रंगमंडल में किया था। और उसमें जितने भी एक्टर आते जाते हैं वो एक ताल के ऊपर आते हैं, और वो ताल मतलब एक नाल के ऊपर बजती है कि ताक देना दिन दिन तक धा महाराज की जय हो। फिर वो जाएगा भी बोलेगा ऐसे, आएगा तभी भी बोलेगा, वो रिदम के बाद ही बोलेगा। तो वो मैं बजाता था उसमें, मैं उसमें म्यूजिक में था। तो इंटरवल जब हुआ, जब मैं चाय वाय पी रहा था, तो कारण जी आए पीछे तरफ, उन्होंने मेरे को एक तरफ ले गए, वो बोले सुनो, इंटरवल के बाद जब नाटक शुरू होगा तो उसके बाद 10 मिनट बाद बोले जहां तुम्हें लगे वहां सिर्फ दुहाई बजाना, तिहाई मत करना। तो मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने कहा बाबा मेरे को बोले समझने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जितना कह रहा हूँ कि वो पूरी 3 मात्रा नहीं बजाना, जो करते ना ताक देना दिन ताक देना दिन तक धा, तो बोले वो मत करना, दिन ताक करके छोड़ देना। बोले बस 2 बजाना, तीसरा मत बजाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कहाँ बाबा? बोले नहीं, 10 मिनट के बाद जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां कर। नाटक शुरू हुआ 10 मिनट के बाद, एक जगह जहां मुझे लगा मैंने वो 2 बजा के छोड़ दिया। एक थोड़ा सा पॉज आया और बहुत जम के लाफ्टर आया ऑडियंस। अब वो लाफ्टर क्यों आया? क्योंकि कारण जी सबसे पीछे वाली रो पे बैठ के ये नाटक देख रहे थे, और नाटक के जो शुरू से लेके इंटरवल तक लोग वो जो ताल को सुनते थे, तो जब धा आता था तो उसमें गर्दन से धा देते थे, मतलब वो इतनी ताक दिना दिन ताक दिना दिन ताक धा। तो ऐसा बहुत सारे लोग यूं करते थे। तो उन्होंने मुझे ये बोला था और विदूषक को ये बोल दिया था कि जैसे ही वो करेंगे तो वो ऑडियंस को ठेंगा दिखा देता है। तो मैंने 2 बजाया और वो उन्होंने गर्दन हिलाई और विदूषक ने ठेंगा दिखा दिया, तो ऑडियंस अपने ही मूर्खता पे हंस दी। तो ऐसा लाफ्टर उन्होंने लिया। तो मतलब चलते नाटक में इतना इन्वॉल्वमेंट किसी डायरेक्टर का होना, मुझे लगता वही इसीलिए कारण जी जब बाबा थे कि चलते नाटक में भी उन्होंने अपने लाफ्टर की एक जगह निकाली, उसको एग्जीक्यूट किया और उससे वाहवाही की। तो मुझे लगता, और वो काफी करीब हमारे 20-25 शो से ज्यादा उस समय, काफी बल्कि, और शायद 39 शो हो चुके थे उसके बाद के शो की बात बता रहा हूँ। तो इंटरवल के अंदर ये इम्प्रोवाइजेशन करके और इस तरह से एक लाफ्टर लेना, तो ये सब चीजें मुझे सिखाई कि कभी भी आपकी क्रिएटिव जो मतलब कहना थी प्रोसेस है वो कभी खत्म ही नहीं होगी। क्योंकि बाबा हमेशा क्या करते थे कि हमेशा अपने आप को 0 पे रखो। अगर तुमने नंबर दे लिए तो फिर कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। अगर तुमने कह दिया मेरे पास तो 100 नंबर है, बात खत्म। लेकिन जब नाटक करोगे 0 पे लाओ, तो कोई कहेगा इस बार 40 पे पहुंचे, कोई कहेगा इस बार 80 पे पहुंचे, कोई कहेगा इस बार 60 पे पहुंचे। तो वो प्रोसेस चलती रहेगी तुम्हारी सीखने की। और नहीं तो जहां तुमने मेरे तो नाटक अच्छे होते हैं, तो बोले तुमने सीखना बंद कर, फिर बात ही खत्म हो जाए। तो वो सब चीजें बस उन्हीं के जो है वही कुछ गठाने बांध रखी है, वही छोटी छोटी पोटलियां हैं जिनसे हम आगे बढ़ते रहते। तो अलग अलग फील्ड में जहां जो लगता है वो उसको अप्लाई। नहीं नहीं, जो आपके पास पोटली है बाबा से आपको मिली, अब हाँ, आपसे लोगों को मिलेगी। अब लोगों बिल्कुल को लेनी चाहिए वो पोटली हाँ कि आगे बढ़े सीखे, क्योंकि ज्ञान तो बढ़ता ही रहना चाहिए। बिल्कुल है ना, बढ़ता रहना चाहिए, बढ़ता रहना चाहिए, उसी में ज्ञान का सागर बढ़ता है। ये रविंद्र माथुर जी ने लिखा भी कि कथा सागर है बंटी भैया, गजब के अनुभव है बंटी भैया के पास। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बंटी भैया, तो आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, जी। है ना, क्योंकि कहानियां तो मतलब इतनी है कि मतलब जो सुनना चाहेगा उसको तो मतलब खत्म होना ही नहीं। इसलिए मैंने किताब की बात की कि मतलब आपको आपको या किसी को किताब लिखनी चाहिए कि इतने सारे एक्सपीरियंस हैं। एक क्योंकि हमारे यहाँ लिखने की परंपरा नहीं, थ्योरीज नहीं है, बिल्कुल सही। है ना। तो ये सारे एक्सपीरियंस अगर लिखेंगे तो कमाल ही होगा, क्योंकि अभी मैं लोगों एक की बहुत काम। कोशिश कर रहा हूँ, मतलब अभी मैंने मतलब कुछ दिन पहले मेरे मन में वो बात आई है कि बाबा जो थे वो मजाकिया बहुत थे, मतलब बहुत बार वो चुटकुले करते थे कहीं ना कहीं ऐसे। तो और बहुत सारे जो मैंने उनके, जिन लोगों ने, मेरे सीनियर्स भी, मेरे बाद वाले भी, और रंगायन में भी मैंने वहां
कर्नाटक में भी काम किया, वहां भी 2 मैंने प्ले डायरेक्ट किए उनकी रेपर्टरी में, कन्नड़ में। तो उनके लोगों से भी मैंने सुना, तो हर आदमी उनके मजाक के किस्से सुनाता है बाबा के। तो मुझे लगा कि एक क्यों ना ऐसा एक किताब उनकी लिखी जाए। तो उनके मैं अलग अलग लोगों से मिल के मैंने ऐसा सोचा है कि उनसे मैं उनके किस्से लूंगा और उस किस्से को एक पेज पे ही वो किस्सा छापूंगा और उसके दूसरे पेज पे उसी किस्से से संबंधित मैं कार्टून बनवाऊंगा। मेरा एक मित्र है, बहुत अच्छा कार्टूनिस्ट है, तो बाबा और वो जो भी संबंधित एक्टर या टेक्नीशियन या जो भी कोई होगा उससे संबंधित वो कार्टून बना के एक किताब मैं चाहता हूँ कि वो करूँ, जिसमें कम से कम 100 किस्से हो। और उसका नाम भी मैंने रखा है कि एक विदूषक ऐसा ऐसा करके उस किताब का नाम मैं चाहूंगा कि रहे। तो वो कोशिश करूंगा अगर वो हो पाया, क्योंकि अभी इस तरीके का समय है तो मुझे लगता है वो काम मैं शुरू करूंगा। तो इसके माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि जिनके पास वो किस्से हैं वो मुझे जरूर अगर बताएं या मुझे भेजें तो बोल रहा भोपाल तो वैसे भी किस्सों का गढ़ रहा है ना। अभी मनोज मिश्रा जी कुछ दिन पहले आप बातूनी के किस्से सुना रहे थे, वो बहुत लंबी सीरीज चलाई उन्होंने, है ना। तो बंटी भैया यहाँ पे समाप्त करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बंटी भैया, बहुत मजा आया, मतलब सच में, मतलब हम तो आपके फैन है ही है, मतलब आपसे सीखते ही है ना। लेकिन आपको ऐसे सुन के और मजा आता है कि मतलब इतनी सारी कहानियां जो है जो हमने कभी देखी नहीं, आज सुनने को मिली, वो कमाल ही है, मैं क्या बोलूं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तरफ से भी आप सबसे बहुत बहुत नमस्कार। मेरे जो मित्रगण साथीगण जो लोग आए सुना और जो प्यार दिया, उस प्यार के लिए मतलब मैं सच में वो भूख हमेशा रहती है मुझे, क्योंकि मेरी इच्छा सिर्फ इतनी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ काम कर सकूं और जब भी जिसको भी जहां भी मेरी जरूरत लगे और अगर मुझे अपने साथ वो रखना चाहे या किसी भी काम में आ सकूं तो मैं जरूर इस मंच से उसको कहना चाहूंगा कि मुझे आप बगैर किसी झिझक के मुझे जरूर कांटेक्ट करें। मैं आपके साथ काम करूंगा, आपके साथ मिलूंगा, आपके साथ समय गुजारूंगा, क्योंकि वही मेरा जीवन है और उसी जीवन में मेरे को आनंद आता है। आज बात करके सच में मुझे बहुत ऊर्जा मिली, क्योंकि अभी जैसा वक्त चल रहा है, ऊपर वाला सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, ये प्रार्थना करता हूँ। आप सबकी प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद का, नीता का, कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आप सबसे रूबरू हो सकूं और इतनी अच्छी बातचीत कर सकूं। तो इन लोगों का खास बहुत आभारी। थैंक यू बंटी भैया, थैंक यू। और कन्हैया दा, मतलब कन्हैया दा कह रहे हैं आपका बहुत सुन के उनको बहुत अच्छा लगा आपको सुनना। रविंद्र भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत मजा आया आपको सुन के, मतलब जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सारी बातें जानते हैं, उनको बहुत मजा आया। थैंक यू बंटी भैया। याद करता हूँ भोपाल आए, मेरे घर पे आए, मेरे से मिले और अपन एक बार उसके साथ यूं है कि बहुत लंबी बात करना चाहता हूँ, उससे भी बहुत बात करना चाहता हूँ। जरूर। थैंक यू बंटी भैया, गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।